मेरी वाइफ के साथ चल रहे कोल्ड वॉर के दौरान उसने गुस्से में एक डिवोर्स अग्रीमेंट मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मैंने सीधा उस पर अपना नाम साइन कर दिया, लेकिन मेरी वाइफ ने सिर्फ कंटेम्प्ट दिखाया। उसे लगा कि हमेशा की तरह मैं बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए साइन करने का नाटक कर रहा हूँ। वो एकदम इंडिफरेंट होकर अपने रूम में लौट गई और उसी कोल्ड वॉर को कंटिन्यू रखा, सिर्फ मुझे प्रोवोक करने के लिए। वो हमारे बेटे को लेकर अपने फर्स्ट लव के पास शिफ्ट हो गई। मैं बिल्कुल भी एंग्री नहीं था। मैंने सीधा वो डिवोर्स एग्रीमेंट उठाया और मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गया। मिस्टर सू, इस डिवोर्स एग्रीमेंट का पूरा लीगल इफेक्ट है। एक बार साइन होने के बाद ये मैरिज ऑटोमेटिकली 1 महीने बाद एंड हो जाएगी। मैं लीगल कंसल्टेशन सपोर्ट के लिए अपने कंप्यूटर के सामने बैठा। अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के बाद मैंने थैंक यू कहा और लॉग ऑफ कर दिया। मैं लंगड़ाते हुए गया और रूम का दरवाजा खोला। दरवाजे से फोटोज का एक ढेर नीचे गिरा। एक फोटो के शार्प एज से मेरे गाल पर कट लग गया। अपने हाथ में उस फैमिली फोटो को देखकर मैं पूरी तरह नम हो गया था। मेरी वाइफ लिन वान चिंग बहुत ब्राइटली स्माइल कर रही थी। उसके चेहरे पर वो जेंटलनेस थी जो मैंने मैरिज से पहले कभी नहीं देखी थी। मेरा बेटा जुअन, जिसे मैंने 5 साल तक बड़ा किया, इतना हैप्पी था जैसे हर तरफ लाइट रेडिएट कर रहा हो। कितनी फनी बात है कि इस फैमिली फोटो में जो आदमी बीच में खड़ा है वो मैं नहीं हूं, बल्कि लू जिंग मिंग है, लिन वानचिंग का फर्स्ट लव। ऑब्वियसली ये जुआन का एक प्रैंक था, क्योंकि जब से 6 महीने पहले लू जिंग मिंग इस कंट्री में वापस लौटा है, मैं इस फैमिली में एकदम रिडंडेंट हो चुका हूँ। आज मेरा बर्थडे है और हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी भी। लिन वानचिंग ने कैजुअली गुस्सा होने का एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया। मुझसे कहा कि घर पर रहकर केयरफुली सोचूं, और फिर हमारे बेटे को लेकर चली गई। मैंने लू जिंग मिंग के सोशल मीडिया पर देखा, वो तीनों एक अम्यूजमेंट पार्क गए थे। वो फैमिली ऑफ 3 बहुत ग्रेट टाइम बिता रही थी। उस फोटो में लिन वानचिंग, जिसे गंदगी से सख्त नफरत है, जमीन पर घुटनों के बल बैठकर लू जिंग मिंग के ट्राउजर कफ्स एडजस्ट कर रही थी। ये मंजर किसी शार्प सोर्ड की तरह सीधा मेरे दिल में उतर गया। मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, ये सोचकर कि कैसे मैंने इस फैमिली के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और आखिर में मैं बस किसी और के लिए रास्ता बना रहा था। मुझे बहुत ट्रैजिक फील हो रहा था। मैं टेबल पर बैठा उस कैंडल को देख रहा था जो बर्थडे केक पर लगी थी और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने बुझ रही थी। पूरी दुनिया डार्क हो गई। मैं किसी स्टैच्यू की तरह इस कोल्ड और हार्टलेस घर में एकदम मोशनलेस खड़ा था। मुझे नहीं पता कितना टाइम गुजर गया। अचानक लिविंग रूम की लाइट ऑन हुई। लिन वानचिंग और उसका बेटा घर के अंदर आए। मुझे देखते ही उसकी आंखों में डिस्गस्ट का एक फ्लैश दिखाई दिया। लिन वानचिंग ने एक अनॉयड फेस के साथ अपने हाथ में पड़ा हुआ गिफ्ट बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया। किसने कहा था तुम्हें खाने में लाड यूज करने को? तुम्हें पता है ना मैं लाइट फूड खाती हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल मत करना। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर ऊपर किया, मेरे थैंक्स का वेट करने लगी। मैंने उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ देखा और अपने दिल में बड़ी बिटर हंसी हंसा। वो सो कॉल्ड गिफ्ट बस एक सस्ती सी एडवर्टाइजिंग वॉच थी। असली वैल्यूएबल गिफ्ट तो लू जिंग मिंग पहले ही अपने सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर चुका था। एक लिमिटेड एडिशन पैटेक फिलिप। लिन वानचिंग ने देखा कि मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। गुस्से से उसका रंग बदलने लगा। मैं फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर काम करके पैसे अर्न करती हूँ। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते तो फाइन, लेकिन तुम फिर भी मुझे अपना एटीट्यूड दिखाते हो। मुझे तुम जैसे यूजलेस आदमी से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी शुरू से ही। आज रात तुम स्टोरेज रूम में सोओगे जब तक तुम्हें अपनी मिस्टेक्स रियलाइज नहीं हो जाती, वरना मुझसे फॉरगिवनेस की भीख मत मांगना। इतना कहकर वो गुस्से में अपने रूम में चली गई। जुअन हंसने लगा और उसने पूरा केक मेरे सिर पर पलट दिया। बड़ी स्मगली बोला, आज मैं अंकल लू के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया था, बहुत फन किया। डैड तो बस मेरे एक सर्वेंट है। जल्दी से मॉम को डिवोर्स दो और गेट लॉस्ट। मैंने उस बेटे की तरफ देखा जिसकी 5 साल तक मैंने इतने केयरफुली केयर की थी। उसे एक छोटी सी खरोंच भी आती तो मैं पेन से मर जाता था, लेकिन आज वो मेरे लिए अपनी नफरत को जरा भी हाइड नहीं कर रहा था। मेरे अंदर एक शडर सी दौड़ गई। सच है, भेड़िए के बच्चों को कभी टेम नहीं किया जा सकता। जुअन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक 5 साल का चाइल्ड उसे क्या समझ आता। जब से 6 महीने पहले लू जिंग मिंग इस कंट्री में वापस आया है, उसने सीक्रेटली जुआन को इंस्टिगेट किया है कि मुझे कैसे टॉर्मेंट करना है। लेकिन जिस बात ने सच में मेरे दिल को चिल कर दिया, वो लिन वानचिंग का रिएक्शन था। उसे क्लियरली पता था कि मैंने इस फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, फिर भी उसने अपने बेटे को ये नॉनसेंस बकने दिया। जुआन ने देखा कि मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, तो मॉकिंग टोन में बोला, अंकल लू सही कहते हैं, डैड सच में यूजलेस है। इस बात पर भी एंग्री नहीं हुए, सच में इसी के डिजर्व करते हैं। इतना कहकर वो लड़का उछलता हुआ अपने रूम में चला गया। लिविंग रूम फिर से एकदम क्वाइट हो गया। मैंने शुरू से लेकर अंत तक एक वर्ड नहीं कहा।
मुझे अब इस अनग्रेटफुल माँ बेटे से कोई होप रखने की जरूरत नहीं थी। मैं धीरे से खड़ा हुआ लंगड़ाते हुए सीढ़ियों के नीचे उस छोटे से स्टोरेज रूम की तरफ गया। इस पूरे घर में यही एक अकेली जगह थी जहां मैं फ्री फील कर सकता था, क्योंकि ये जगह बहुत डर्टी थी। वो माँ बेटे कभी यहाँ अंदर नहीं आते थे। मैं एकदम कोल्ड रहा। मैंने लिन वानचिंग के उस गिफ्ट को सीधा ट्रैश में फेंक दिया और ड्रॉर से एक डॉक्यूमेंट बाहर निकाला। लास्ट वीक लू जिंग मिंग को लेकर लिन वानचिंग और मेरी एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। लिन वानचिंग ने तुरंत वो डिवोर्स एग्रीमेंट मेरे सामने रख दिया। वो श्योर थी कि मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो हर मेथड से मुझे ह्यूमिलिएट करती रही। जुअन ने भी इस परफॉर्मेंस में पूरा कोऑपरेट किया। इस बार मैं फाइनली समझ गया था, जो पत्थर कभी गर्म नहीं हो सकता वो एकदम यूजलेस है। जिसे टेम न किया जा सके उसे पालना सिर्फ अनग्रेटफुलनेस है। मैंने पेन उठाया और एक ही बार में उस एग्रीमेंट पे अपना नाम साइन कर दिया। वाइफ, चाइल्ड और ये हाउस, मुझे अब इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। विंडो से रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। स्टोरेज रूम थोड़ा कोल्ड था। मैं अपने कपड़े उतारे बिना ही वहीं लेट गया। सालों से मेरे ऊपर जो ऑब्सेशन का बोझ था वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया। मेरी बॉडी एकदम लाइट फील कर रही थी। पहले कुछ पाने या खोने की वरी मुझे हमेशा जगाए रखती थी, लेकिन अब मुझे बहुत नींद आ रही थी। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही मुझे नींद आने वाली थी, किसी का हाथ मेरी वेस्ट पर आया और जेंटली करेस करने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली और लिन वानचिंग की आंखों में एक गहरी डिजायर देखी। मैं समझ गया उसे क्या चाहिए था। पहले हमेशा मैं ही इनिशिएटिव लेता था। लिन वानचिंग रिस्पॉन्स में हमेशा इम्पेशेंट रहती थी, लेकिन आज लिन वानचिंग के इस फर्स्ट इनिशिएटिव का सामना करते हुए मेरा दिल एक्सट्रीमली काम था। मेरी बॉडी में कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। मेरे सामने खड़ी वो औरत बस एक बर्फ की सिल की तरह थी। लिन वानचिंग ने अनॉयड होकर फ्रॉन किया। क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसका हाथ हटाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। लिन वानचिंग इतनी एंग्री हो गई कि अपमान के मारे कांपने लगी। वो फ्यूरियस थी। क्या तुम अभी भी दिन वाली बात को लेकर एंग्री हो? मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। लू जिंगमिंग अब पास्ट है। तुम क्यों पुरानी बातों को क्लिंग कर रहे हो और लेट गो नहीं करते? उसके इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरी स्टडी सांसें थी। उस डार्क स्टोरेज रूम में लिन वानचिंग की एंग्री आंखें चौंक उठी। उसने अपने दांत पीसे, इतने शेमलेस मत बनो। नेक्स्ट टाइम मुझसे भीख मत मांगना। फिर जोर से दरवाजा स्लैम होने की आवाज आई। मैंने जरा भी अटेंशन नहीं दिया। पहले की तरह नहीं। जब लिन वानचिंग थोड़ी सी भी अनहैप्पी होती थी तो मैं डर जाता था और उसे प्लीज करने की कोशिश करता था। घुटनों पर बैठकर फॉरगिवनेस की भीख मांगता था। उस ऑब्सेशन को लेट गो करने के बाद अब मैं उसके इमोशन से कंट्रोल नहीं होता था। इस रात मैं एक गहरी डीप स्लीप में सो गया। 7 सालों में ये मेरी पहली पीसफुल स्लीप थी। अगली सुबह उठने के बाद मैंने उस माँ बेटे के लिए तुरंत ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया, बल्कि अपने लिए एक कप टी बनाई और अपने फ्री टाइम को एंजॉय करने लगा। एक कूल ब्रीज धीरे से चल रही थी। विंडो के बाहर टी फ्लावर्स खिले हुए थे। ये यकीनन एक ब्यूटीफुल सनी डे होने वाला था। मैंने अपना फोन खोलकर देखा, ये होप करते हुए कि अगले 29 दिन आराम से खुशी खुशी गुजर जाएं। अब उस माँ बेटे की वजह से मैं और सैड नहीं होना चाहता था। अब और रोना नहीं चाहता था उनके लिए। लू जिंग मिंग के सोशल मीडिया पर एक नया अपडेट था। वान जिंग कुछ नहीं भूली। उसका रिस्पॉन्स जरूर आएगा। जब तक तुम्हें जरूरत है मैं हमेशा टाइम पर अपीयर हो सकता हूँ। इस गिफ्ट के लिए हेवन और अर्थ का शुक्रिया। उस अटैच फोटो में एक टॉल सिलुएट किचन में पॉरेज पका रही थी, जिसे डेलिबरेटली एक हार्ट लगाकर एडिट किया गया था। मुझे बस एक ग्लांस चाहिए था ये जानने के लिए कि वो पॉरेज पका रही औरत लिन वानचिंग थी। उसने पजामास पहने हुए थे और उसकी लेफ्ट रिस्ट पर वो लाल तिल साफ दिख रहा था। जब से हमारी शादी हुई थी, लिन वानचिंग को हमेशा सीवियर क्लीनलीनेस ऑब्सेशन रहा है। वो हमेशा किचन से दूर रहती थी। उसने कभी मेरे लिए एक मील तक कुक नहीं किया और अब वो अपने फर्स्ट लव के लिए पॉरेज कुक कर रही हैं। उसकी ये स्किलफुलनेस सच में एस्टॉनिशिंग है। टाइम बड़े पीसफुली बीत गया। मेरा दिल बहुत काम था। मेरी आंखों ने बस एक बार उस पोस्ट पर ग्लांस किया और फिर स्क्रीन लॉक कर दी। चाहे लिन वानचिंग लास्ट नाइट के रिजेक्शन का डेलिबरेटली बदला ले रही हो या अपने फर्स्ट लव की केयर करने के लिए ईगर हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? पीछे से एक डिससैटिस्फाइड आवाज आई। जुआन बेडरूम से बाहर आया और ये देखकर कि टेबल पर रोज की तरह कोई एक्सक्विजिट ब्रेकफास्ट नहीं है, उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से भर गया। वो मुझ पर शाउट करने लगा, मैं हंग्री हूं, जाकर जल्दी से कुछ बनाओ। मैं पीछे पलटा और खामोशी से उस लड़के की आंखों में देखा। मैं क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि इस 5 साल के बच्चे में अपनी माँ जैसा ही एरोगेंट एटीट्यूड था। वो हमेशा मुझे एक हाउस सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। मैंने रेफ्रिजरेटर की तरफ इशारा किया और कोल्डली कहा, जाकर खुद ले लो। जुआन एकदम स्टन रह गया। उसने मुझे कभी इतना कोल्ड नहीं देखा था।
वो बस वहां खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन फिर जल्दी ही अपनी पोजीशन के बारे में सोचकर एंग्रीली बोला, डैड मेरे सर्वेंट हैं, मेरे लिए फूड नहीं बना रहे, मैं मॉम को कहकर डैड को पनिश करवाऊंगा। मैंने कामली जुआन की तरफ देखा। एक भेड़िए के बच्चे को अल्टीमेटली टेम नहीं किया जा सकता। मैं जितना झुकता था वो उतना ही एक्सेसिव होता जा रहा था। फॉर्चुनेटली अब मुझे उससे कोई होप नहीं थी। अगर तुम्हें खाएं तो जाकर अपने अंकल लू को ढूंढो। मेरा अच्छा मूड पूरी तरह रुइन हो गया था। मैं उसकी स्क्रीनिंग पर रिएक्ट करने के लिए भी बहुत लेजी फील कर रहा था। मैं सीधा स्टडी में गया अपनी चीजें पैक करने। मुझसे रिलेटेड हर एक चीज को मुझे फेंकना था ताकि इस घर में जगह बन सके लू जिनिंग के लिए। इन बीते सालों में लिन मॉन्चिंग ने मुझे बहुत कम गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन भले ही वो वर्थलेस छोटे आइटम्स क्यों ना हो, मैंने उन्हें हमेशा प्रेशियस चीजों की तरह ट्रेजर करके रखा। अनफॉर्चुनेटली अब ये सब चीजें मुझे सिर्फ डिस्गस्ट फील कराती थी। मैंने गिफ्ट से भरा एक बैग उठाया, विला के बाहर निकला और सीधा लिन वांचिंग से टकरा गया, जो पूरी रात घर नहीं लौटी थी। लिन वांचिंग एकदम स्टन्ड रह गई। उसकी आंखों में एम्बैरेसमेंट और इन्फीरियोरिटी का एक फ्लैश दिखा। वो जैसे कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहती थी। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा ट्रैश कैन की तरफ चल दिया। लिन वांचिंग ने फ्राउन किया, एकदम डिससैटिस्फाइड होकर बोली, लास्ट नाइट जिंग मिंग का डिप्रेशन रिलैप्स हो गया था। मैं बस उसे कंफर्ट करने गई थी। इसे ओवरथिंक मत करना। मैंने ये सच एडमिट किया है, मुझे किसी बात के लिए अशेम्ड होने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम ओवरथिंक नहीं करोगे, राइट? मुझे लिन वांचिंग की फेक जस्टिफिकेशंस नहीं सुननी थी। मैंने वो चीजें पूरी ताकत से ट्रैश कैन में फेंक दी। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से एक डॉल उछलकर बाहर गिर गई। लिन वांचिंग ने उस डॉल को पहचान लिया। उसका एक्सप्रेशन एकदम अगली हो गया। अनबिलीवेबल। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी साइलेंस ने उसे एक इनएक्सप्लिकेबल एंग्जाइटी दे दी थी। मेरा एक्सप्रेशन अनचेंज रहा। मैंने स्माइल किया और कहा, ये चीजें मोल्डी हो गई हैं, इन्हें विला में रखने से बैक्टीरिया फैलेगा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बस इन्हें फेंक रहा हूं। लिन वांचिंग थोड़ी सस्पिशियस दिखी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने नोट किया और घर के अंदर चली गई। मैं दरवाजे के बाहर तब तक वेट करता रहा जब तक गार्बेज ट्रक आकर उन गिफ्ट्स को ले नहीं गया, ये इंश्योर करने के लिए कि अब उन्हें वापस लाने की कोई होप नहीं बची। उसके बाद ही मैं पीछे मुड़ा। लिन वांचिंग के दिए हुए वो गिफ्ट्स, यहां तक कि ये इंसान खुद भी अब मोल्डी हो चुकी थी, और मोल्डी चीजों को हमेशा जितना दूर हो सके फेंक देना चाहिए। मैं वापस विला में लौटा। लिन वांचिंग ने अपने बैग से पॉरेज का एक बॉक्स निकाला और कैजुअली उसे टेबल पर फेंक दिया। बोली, कल मेरा रिएक्शन थोड़ा स्ट्रांग था, लेकिन तुम्हें भी जिंग मिंग के लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनानी चाहिए। ये पॉरेज है, मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए कुक किया है। इसे पीने के बाद जाओ और जिंग मिंग से अपोलोजाइज करो। लिन वांचिंग की 10 उंगलियों ने कभी ठंडा पानी तक नहीं छुआ था। उसे लग रहा था कि ठंडे पॉरेज के इस बोल को देखकर मैं पक्का टीयर्स से भर जाऊंगा। मैंने अपने मन में अपना मजाक उड़ाया। आखिर मैं कितना कावर्डली था जो लिन वांचिंग को अपनी डिग्निटी इस तरह ट्रैम्पल करने दे रहा था। ये चीजें बस लू जिंगमिंग का लेफ्ट ओवर थी। लिन वांचिंग इन्हें मेरे लिए एक रिवॉर्ड के तौर पर लेकर आई थी। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कामली उसकी तरफ देखा। लिन वांचिंग ने गुस्से में अपनी इंपेशेंस दिखाई। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले ही एक वे आउट दे दिया है। इतने अनग्रेटफुल मत बनो। बाहर दिन भर पैसे अर्न करना वैसे ही बहुत ट्रबलसम है। तुम घर पे रहते हो, क्या तुम्हारा कोई विजन नहीं हो सकता? मैंने कोल्डली कहा, मुझे सी फूड एलर्जी है। लिन वांचिंग एकदम स्टन रह गई। फाइनली उसे याद आया। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट का एक फ्लैश दिखाई दिया, लेकिन मेरा अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन देखकर वो गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाई। ये बस सी फूड एलर्जी है, इससे तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी। तुम्हारी इतनी सारी डिमांड्स क्यों हैं? लिन वांचिंग ने देखा कि मैं कंटिन्यूअसली उसे अपोज कर रहा हूं। उसे नहीं पता था कि जीतने के बाद कब रुकना है। वो इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गई। उसने पॉरेज का वो बोल पकड़ा और जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी क्रेजी हो जाएगी। थोड़ा सा अंदर जाते ही मुझे उल्टी महसूस हुई और मैंने हरेली जमीन पर वॉमिट कर दिया। मेरी सी फूड एलर्जी बहुत सीवियर है। हल्का सा कांटेक्ट भी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। इस मोमेंट पर मैं ब्रीथ तक नहीं कर पा रहा था। जमीन पर पड़ा हुआ मैं एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल था। मेरे गले में छाले पड़ने लगे थे। स्किन पर रेड रैशेस उभर आए थे। लिन वांचिंग मुझे डिस्डेनफुली देखते हुए बोली, ये पिटिफुल एक्टिंग बंद करो। रोज मेरे साथ यही ट्रिक्स खेलते हो। तुम्हें लगता है तुम जिंग मिंग जितने हैंडसम हो? तुम बस एक यूजलेस आदमी हो अब। अगर कोई वे आउट मिल रहा है तो चुपचाप ले लो। जब मैं तुम्हें इस हाउस से बाहर किक कर दूंगी तब तुम रिग्रेट भी करोगे और भीख भी मांगोगे, तो सब यूजलेस होगा। मॉम, चलिए अंकल लू का बदला लेते हैं। जुआन आगे बढ़ा और हैप्पीली हंसते हुए उसने मुझे एक जोरदार किक मारी। डैड, घर पर केयरफुली सोचना। अगर नेक्स्ट टाइम आपने कोई ट्रबल खड़ी की तो मुझे मर्सिलेस होने के लिए ब्लेम मत करना।
लिन वानचिंग अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। पूरा विला साइलेंट था। बाहर कार इंजन की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मौत आत्माओं को बुला रही हो। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ इकट्ठा करके मैंने फाइनली 120 पर कॉल किया। मैंने 10 मिनट से ज़्यादा तक एंड्योर किया और फिर मेरी कॉन्शियसनेस चली गई। जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और मुझे वो पंजेंट डिसइंफेक्टेंट की स्मेल आ रही थी। मैं समझ गया कि मैं बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया हूँ लिन वानचिंग के इस क्रूअल बर्ताव को याद करते हुए, कैसे वो मुझे ज़मीन पर मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। हालांकि मैंने उस माँ बेटे पर से सारी उम्मीदें गिव अप कर दी थीं, फिर भी मुझे इतनी तड़प हो रही थी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे दिल पर जैसे हजारों पाउंड्स का कोई भारी बोल्डर रख दिया गया हो। हॉस्पिटल की विंडो के बाहर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। मैंने उन बर्ड्स को डलियों पर उछलते हुए देखा। मेरी आंखों में एक इंटेंस लॉन्गिंग चमक उठी। बस 28 दिन और मैं कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा। एक ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां उस इविल माँ बेटे से दूर, फेस द सी, स्प्रिंग की वार्मथ और खिलते हुए फ्लावर्स, एक हैप्पी पर्सन बनाऊं। डॉक्टर वांग हॉस्पिटल रूम में आए, मेरे थॉट्स को इंटरप्ट करते हुए। उनका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली डिसैटिस्फाइड था। उन्होंने कहा, तुम्हें एनाफिलैक्टिक शॉक आया था। अगर टाइम पर रेस्क्यू नहीं किया जाता तो तुम मेरे बोलने का वेट किए बिना ही मर चुके होते। उन्होंने फ्राउन किया। हमें तुम्हारे फोन में फैमिली की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली। हमने उन्हें कॉल किया। ना सिर्फ वो हॉस्पिटल में विजिट करने नहीं आए, बल्कि उन्होंने तुम्हें मरने का कर्ज भी दिया। पक्का तुम्हारी वाइफ होगी? मैंने अपना सिर हिलाया और सॉफ्टली कहा, कुछ 20 दिनों में मेरी एक्स वाइफ बन जाएगी। डॉक्टर वांग ने मेरा सैड मूड सेंस कर लिया। इसे हमारे मैरिटल रिलेशनशिप से एसोसिएट करते हुए उन्होंने अंडरस्टैंडिंग शो की। साइड, चाहे मैरिटल रिलेशनशिप कितना भी बुरा क्यों ना हो, लाइफ को डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। मैंने फोर्स करके एक स्माइल दी, ये सोचते हुए कि ऑफ कोर्स मैं अब से केयरफुल रहूंगा। अब कभी लिन वानचिंग को मुझे हर्ट करने अलाउ नहीं करूंगा। 7 साल से एक कुत्ता बनकर रहा हूं, अब से मुझे इंसान बनना है। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में का। लिन वानचिंग ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। डॉक्टर वांग से रहा नहीं गया। हेल्पलेसली बोले, अगर कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद डिवोर्स ले भी रहे हो तो भी आकर साइन कर देना, फाइन होगा। मैंने कोई आंसर नहीं दिया, बस विंडो के बाहर खामोशी से देखता रहा, कुछ नहीं कहा। बहुत बार डिसअपॉइंटेड हो चुका हूं। मेरा दिल बहुत पहले ही रॉट हो चुका है। अब सैड होने की कोई एनर्जी नहीं बची है। डॉक्टर वैंग ने सिर हिलाया, खुद से कहा, यह भी राइट है। एक औरत जो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में होने पर मरने का कर्ज दे, वो आए या ना आए कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। मैं सैड नहीं था, बल्कि पीस पाकर हैप्पी था। मुझे उस हार्टलेस माँ बेटे को सर्व नहीं करना पड़ा और उस डिस्गस्टिंग फैमिली ऑफ 3 को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली ये सीन काफी गुड था। जब डॉक्टर ने अनाउंस किया कि मैं डिस्चार्ज हो सकता हूं तो मैं रिलक्टेंट था। अगर मैं कुछ 20 दिन और रुक पाता, तब डिस्चार्ज होता तो मैं इस सिटी को छोड़कर जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल के रेगुलेशंस थे, मुझे कंप्लाई करना ही पड़ा। जब मैं घर लौटा तो मैंने डिस्कवर किया कि विला खाली था। जमीन पर गिरा दूध मोल्ड हो चुका था। हवा में स्टेंच भरी हुई थी। जो ब्लड स्टेन्स छूट गए थे वो काले पड़ चुके थे, जो हॉरिफाइंगली ईरी लग रहे थे। मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि लिन वानचिंग अपने बेटे को लेकर अपने फर्स्ट लव के साथ चली गई है। इन बीते कुछ दिनों में वो घर नहीं आए थे। नो वंडर इन दिनों कोई कांटेक्ट नहीं था। वो डेलिबरेटली मेरे साथ कोल्ड वॉर कर रही थी। हर बार जब मैं ओबे नहीं करता था, वो कुछ दिनों के लिए डिसअपियर हो जाती थी और मैं घुटनों पर बैठकर रिकंसिलिएशन की भीख मांगता था। मुझे याद आया जब उसने मुझे जबरदस्ती सी फूड पॉरेज पिलाया था। उसका फियर्स चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं साई करने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई इंसान इतना इविल कैसे हो सकता है? लू जिनमिंग का सोशल मीडिया फिर से अपडेट हुआ। एक फोटो पोस्ट की गई। एक फैमिली ऑफ 3 समंदर के किनारे स्ट्रोल कर रही थी। बड़े हाथ ने छोटा हाथ पकड़ा हुआ था। कैप्शन था, टाइम इतने पीसफुली गुजरता है। अगर ये पहले की बात होती तो मैं पक्का जेलसी से मैडनेस की हद तक पहुंच जाता, लेकिन इस मोमेंट पर मेरे दिल में कोई रिपल्स नहीं थे। वो तीनों बहुत वेल मैच्ड लग रहे थे। मेरे जाने के बाद उन्हें इमीडिएटली शादी कर लेनी चाहिए। किसी और पर्सन को हार्म मत करो। मैंने बस अपना फोन लॉक ही किया था कि तभी मुझे एक वॉइस रिकॉर्डिंग रिसीव हुई। जुआन, तुम अंकल के साथ बीच पर रिलैक्स करने आए हो। अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो क्या वो एंग्री होंगे? ये लू जिंग मिंग की वॉइस थी, जिसमें एक बोस्टफुल स्माइल सुनाई दे रही थी। डैड एक अगली सर्वेंट है। उन्हें मुझे कंट्रोल करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। किंडरगार्टन में मेरे क्लासमेट्स उनके डैड्स कितने टॉल और हैंडसम है। मेरे डैड तो बस एक मुझे अशेम्ड फील होता है। जुआन की टोन पूरी तरह हेट्रेड से भरी थी। उसने एंग्रीली कहा। लू जिंग मिंग ने फिर पूछा, तो तुम्हें अंकल पसंद है या डैड? जुआन ने एंथुजियास्टिकली जवाब दिया, डेफिनेटली अंकल लू पसंद है।
मैं होप करता हूँ डैड जल्दी डिवोर्स दे दें और इस घर से गेट आउट हो जाए। फिर अंकल लू मॉम के साथ रह सकते हैं। एक्चुअली मॉम को अंकल सच में बहुत पसंद है। मुझे भी अंकल पसंद है। क्या अंकल लू मेरे नए डैड बन सकते हैं? लू, जिंगमिंग ने ट्रबल्ड होने का नाटक किया। ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे डैड ने सुन लिया तो वो सैड होकर मर ही जाएंगे। जुआन कोल्डली हंसा। डेथ अच्छी होगी। बेस्ट होता अगर लास्ट ईयर मुझे सेव करते हुए जब उनकी लेग टूटी थी, काश वो कुचले जाते और मर जाते। हालांकि मैं अपने बेटे से पहले ही डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उस लड़के के विशियस वर्ड सुनकर मैं पूरी तरह ट्रम्बल करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्लियरली एक इनोसेंट चाइल्ड की वॉइस थी। वो इतनी कोल्ड और क्रूअल कैसे हो सकती है? लू जिंग मिंग ने एक और वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड की। वानशिंग और तुम्हारा बेटा दोनों मेरे साथ हैं। अब तुम्हारे पास रुकने का क्या फेज बचा है? जल्दी गेट लॉस्ट हो जाओ। मेरा दिल बहुत पहले ही टूट चुका था, इसलिए मैं लू जिंग मिंग के इस प्रोवोकेशन को लेकर कंप्लीटली इंडिफरेंट था। ऐसा नहीं था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फ्रैंटिकली स्क्रीम करूंगा, पेन में मरने की चाहत रखूंगा। मैं बस नम फील कर रहा था। मैंने वो गिफ्ट्स ऑर्गेनाइज किए जो मैं जुआन को देने का प्लान कर रहा था और सीधा ट्रैश में फेंक दिए। वो वाइफ जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था, उसे मेरी लाइफ या डेथ की कोई परवाह नहीं थी। अपने फर्स्ट लव के साथ सान्या चली गई रिलैक्स करने। वो बेटा जिसकी मैंने 5 साल तक केयर की, एक नए डैड के एक्सचेंज में उसने मुझे मरने का कर्ज दिया। मैंने अपनी ब्रोकन लेफ्ट लेग की तरफ ग्लांस किया, खुद का मजाक उड़ाया। शायद एक बूटलिकर के लिए ये हेवन का ग्रेटेस्ट रिवेंज है। मैंने डेट देखी। एस्केप में 20 दिन और बाकी हैं। इन 20 दिनों में मुझे खुद को अच्छे से लव करना है। शादी के बाद से मैं हर दिन उस माँ बेटे के इर्द गिर्द घूमता रहा। मेरी लाइफ कंप्लीटली मेरी नहीं थी, बल्कि एक हाउस डॉग की तरह थी, या कुत्ते से भी बदतर। तो आने वाले दिनों में लिन वांचिंग ने कोल्ड वॉर कंटिन्यू रखा, मुझे सिर झुकाने पर फोर्स करते हुए। मैंने सिटी के ज्यादातर सीनिक स्पॉट्स विजिट किए, 100 MILE विलो रिवर पर बोट्स चलाई, योंगलेज एंसेस्ट्रल हॉल विजिट किया और सनराइज देखने के लिए क्लाउड पीक भी चढ़ा। विलो रिवर पे दौड़ती बोट पे खड़े होकर उस नेचुरल सीनरी को फील करते हुए मैंने अचानक फील किया, इससे पहले मैं लाइफ जी ही नहीं रहा था, बल्कि एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा था। सिर्फ टाइम ही नहीं, मेरी लाइफ और डेथ भी कंट्रोल में नहीं थी। क्लाउड पीक पर मैंने यंग फ्रेंड्स के एक ग्रुप के साथ सनराइज देखा, अपनी खुद की स्मॉलनेस को फील करते हुए। वो सो कॉल्ड लव और फैमिली अफेक्शन दुनिया के सबसे बड़े लाइज थे। मुझे लगता है लोगों को खुद से प्यार करना चाहिए। मैं क्लाउड पीक से लौटा। मैंने डेलिबरेटली एक रेस्टोरेंट चूज किया जो सबसे एक्सपेंसिव लेक के किनारे था। शादी के इन सालों में लिन वांचिंग मुझे डिस्पाइज करती थी क्योंकि मैं एक अपना फेस शो नहीं कर सकता था। लिन वांचिंग ने मुझे कभी बाहर नहीं ले गई जब हमने स्ट्रगल करके वापस उठने की कोशिश की थी। मैंने काफी मनी एक्यूमुलेट कर ली थी। मेरे पास कंपनी के 5% शेयर्स भी थे। मैंने बेस्ट व्यू वाली विंडो सीट चूज की लेक, सीनरी को एंजॉय किया और डिलिशियस फूड टेस्ट किया। ये रियल लाइफ थी। अनफॉर्चुनेटली ये वंडरफुल फीलिंग तब टूट गई जब मैंने लिन मानचिंग को वॉक इन करते देखा। वो 3 लोग अपीयर हुए। उन्होंने इमीडिएटली ज्यादातर कस्टमर्स की अटेंशन अट्रैक्ट कर ली। वो कपल बहुत वेल मैच्ड लग रहा था। बीच में एक क्यूट हैंडसम चाइल्ड था। शायद वो लोग अक्सर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में आते थे। वो काफी लोगों को जानते थे। सोन वो एक टेबल पर साथ बैठ गए। तो ये सीईओ लिन है, आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम है। यूजुअली आप इन्हें बाहर नहीं लाती, डरती हैं कि कहीं दूसरे लोग एनवियस ना हो जाए, फ्रेंड्स ने जोक किया। लिन मानचिंग का फेस हल्का लाल हो गया। उसने सीक्रेटली लू जिंग मिंग की तरफ ग्लांस किया। उसने सबके सामने डिनाई नहीं किया। अब लू जिंग मिंग एक्टिवली सबके साथ चैट कर रहा था। पोलाइट वर्ड्स और उसकी हैंडसम अपीयरेंस ने उसे और भी लाइकेबल बना दिया था। उसके बगल में जुआन भी था जो लगातार उसे डैड बुला रहा था, ये कंफर्म करते हुए कि वो एक फैमिली ऑफ 3 है। लिन वानचिंग सबकी फ्लैटरी में इमर्ज थी। उसने नोटिस नहीं किया कि मैं ज्यादा दूर नहीं था। मेरा एक्सप्रेशन काम था। अपने सामने इस सीन को देखते हुए मेरे इमोशंस कंप्लीटली अनडिस्टर्ब थे। मैंने वाइन ग्लास को धीरे से स्वेल करते हुए पड़ा हुआ था। वो सानिया से लौट आए थे, ऐसा लग रहा था कि उनका टाइम बहुत गुड बीता है। ओरिजिनली मैं स्टैंड अप होकर जाना चाहता था, लेकिन वो डेलिब्रेट लगता जैसे मैं कोई थर्ड पार्टी हूँ। इसलिए मैंने बाहर की सीनरी एंजॉय की। लू जिंग मिंग ने बाकियों से डील करने के बाद सडनली मुझे देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वो झुका और लिन वानचिंग के कान में विस्पर किया, तुमने इन दिनों बहुत हार्ड वर्क किया है। तुम्हारे बिना मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या करता। लिन वानचिंग ने जल्दी से कहा, जिंगमिंग मैं ऐसा नहीं कहती। क्या हम इतने फॉर्मल नहीं हो सकते? लू जिंगमिंग डेलिबरेटली और करीब आ गया। उसके गाल लगभग दूसरे के गालों को टच कर रहे थे, एक्सट्रीमली इंटीमेट एक्ट करते हुए। लिन वानचिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, वाइन ग्लास को देखते हुए। पास में चीयर्स इरप्ट हुए।
फ्रेंड्स के ग्रुप ने इनकरेज किया, उन दोनों को अफेक्शनेट होते देखने के चाहत में हंसते हुए कहा किस। जुआन ने अपने छोटे हाथ क्लैप किए। मॉम, अंकल को किस करो। लिन वांचिंग ने एंग्रीली लू जिंग मिंग की तरफ देखा, जैसे उसे ब्लेम कर रही हो। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन हेजिटेट कर रही थी। उन तीनों के अपीयर होते ही उन्होंने इमीडिएटली ज्यादातर कस्टमर्स की अटेंशन अट्रैक्ट कर ली थी। वो कपल बहुत वेल मैच्ड लग रहा था। बीच में एक क्यूट चाइल्ड था। वो अक्सर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में आते थे। वो काफी लोगों को जानते थे। सून वो एक टेबल पर साथ बैठ गए। तो ये सीईओ लिन है। आपके हस्बैंड बहुत हैंडसम है। यूजुअली आप इन्हें बाहर नहीं लाती। डरती हैं कि कहीं दूसरे लोग एनवियस ना हो जाए। फ्रेंड्स ने जोक किया। लिन वांचिंग का फेस हल्का लाल हो गया। उसने सीक्रेटली लू जिंगमिंग की तरफ ग्लांस किया। मैंने डिनाई नहीं किया। लू जिंगमिंग एक्टिवली सबके साथ चैट कर रहा था। पोलाइट वर्ड्स और उसकी हैंडसम अपीयरेंस ने उसे और भी लाइकेबल बना दिया था। उसके बगल में जुआन भी था जो लगातार उसे डैड बुला रहा था, ये कंफर्म करते हुए कि वो एक फैमिली ऑफ 3 है। लिन वांचिंग सबकी फ्लैटरी में इमर्स थी। उसने नोटिस नहीं किया कि मैं ज्यादा दूर नहीं था। मेरा एक्सप्रेशन काम था। अपने सामने इस सीन को देखते हुए मेरे इमोशंस कंप्लीटली अनडिस्टर्ब थे। मैंने वाइन ग्लास को धीरे से स्वर्ल करते हुए पकड़ा हुआ था। वो सानिया से लौट आए थे। ऐसा लग रहा था कि उनका टाइम बहुत गुड बीता है। ओरिजिनली मैं स्टैंड अप होकर जाना चाहता था लेकिन वो डेलिबरेट लगता, जैसे मैं कोई थर्ड पार्टी हूं। इसलिए मैंने बाहर की सीनरी एंजॉय की। लू जिंगमिंग ने बाकियों से डील करने के बाद सडनली मुझे देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वो झुका और लिन वांचिंग के कान में विस्पर किया, तुमने इन दिनों बहुत हार्ड वर्क किया है। तुम्हारे बिना मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या करता। लिन वांचिंग ने जल्दी से कहा, जिंगमिंग मैं ऐसा नहीं कहती। क्या हम इतने फॉर्मल नहीं हो सकते। लू जिंगमिंग डिलिबरेटली और करीब आ गया। उसके गाल लगभग दूसरे के गालों को टच कर रहे थे, एक्सट्रीमली इंटीमेट एक्ट करते हुए। लिन वांचिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, वाइन ग्लास को देखते हुए। पास में चीयर्स इरप्ट हुए। फ्रेंड्स के ग्रुप ने एनकरेज किया, उन दोनों को अफेक्शनेट होते देखने की चाहत में हंसते हुए कहा किस किस। जुआन ने अपने छोटे हाथ क्लैप किए। मॉम, किस करो। अंकल लू जिंग मिंग को लिन वांचिंग ने एंग्रीली देखा, जैसे उसे ब्लेम कर रहे हो। उसका बोलना चाहकर भी हेजिटेट करने वाला एक्सप्रेशन लू जिंग मिंग के हार्ट को फ्लटर कर गया। और उस पर मैं, जो ज्यादा दूर नहीं था, उसे देख रहा था, वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड फील कर रहा था। उसने डायरेक्टली लिन वांचिंग के लिप्स सील कर दिए, पैशनेटली किस किया। लिन वांचिंग ने अपनी आंखें वाइड ओपन कर लीं। इनिशियली उसने थोड़ा रेजिस्ट किया, उसे पुश अवे करना चाहा, लेकिन जैसे ही लू जिंगमिंग की हॉट ब्रेथ फैली, वो ग्रेजुअली इंटॉक्सिकेटेड हो गई। पूरा रेस्टोरेंट चीयर से भर गया इस अफेक्शनेट कपल को अपलॉड करते हुए। सिर्फ मैं ही वहां बैठा था, आसपास की दुनिया से कंप्लीटली आउट ऑफ हार्मनी। मैं कोल्डली उन्हें परफॉर्म करते हुए देखता रहा। मेरे दिल में कोई रिपल्स नहीं थे। लिन वांचिंग की आंखें हेजी हो गई थीं। उसने टाइटली लू जिंगमिंग का फेस हग कर लिया। उसका चेहरा हैप्पीनेस से ओवरफ्लो कर रहा था। मैंने उसे कभी इतने जेंटल और अफेक्शनेट एटीट्यूड के साथ नहीं देखा था। ऐसा लगता है लिन वांचिंग हमेशा कोल्ड नहीं होती थी, बल्कि ये टारगेट पर डिपेंड करता था। मेरे सामने वो हमेशा एक एरोगेंट क्वीन थी। लू जिंगमिंग के सामने वो पानी की तरह जेंटल थी। जो दो लोग इतने अफेक्शनेट हैं, उनकी पक्का जल्द ही कोई गुड न्यूज़ होगी। मैंने खुद से डिवोर्स छुपाने के बारे में सोचा। ये सच में मीनिंगलेस लगा। मैं खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चल दिया, ये सोचते हुए कि जब लिन वांचिंग आज रात घर आएगी तो वो पक्का डिवोर्स मेंशन करने का इनिशिएटिव लेगी। लिन वांचिंग ने ऊपर देखा और कोइंसिडेंटली मुझे जाते हुए देख लिया। उसके फेस पर पैनिक का एक फ्लैश दिखा। वो अनकॉन्शियसली खड़ी होना चाहती थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेस्टोरेंट में वो एक्सीडेंटली मुझसे मिलेगी। उसने फोन किया। लू जिंगमिंग ने सेंस किया कि लिन वांचिंग का एटीट्यूड मुझको लेकर काफी कंसर्न था। उसे डिससैटिस्फैक्शन फील हुआ, तो उसने साई किया। इनोसेंट होने का नाटक करते हुए बोला, सॉरी, तुम बहुत चार्मिंग हो, मैं खुद को रोक नहीं पाया। अभी अभी कोई था जो सू की तरह दिख रहा था। उसने पक्का मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। मुझे जाकर उससे अपोलोजाइज करने दो। लिन वांचिंग का एक्सप्रेशन अगली हो गया। वो घर पर रहकर सोचेगा नहीं, दिन भर सिर्फ जेलसी जानता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचना चाहता है। इतना कहकर वो वापस बैठ गई, लेकिन मेरा सैड फिगर उसके दिमाग में घूम रहा था। वो इमीडिएटली कंफ्यूज हो गई। लू जिंग मिंग ने उसके बगल में क्या कहा वो क्लियरली सुन नहीं पाई। लिन वांचिंग का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने फाइनली मुझे एक मैसेज सेंड किया। लू जिंग मिंग को ओरिजिनली लगा था कि वो पक्का जीत गया है। बाद के रिसेप्शन के दौरान क्लियरली फील हो रहा था कि लिन वांचिंग का माइंड वहां नहीं था। वो ओकेजनली अपना फोन देखती, मेरे रिप्लाई का वेट करती। गैदरिंग जल्दी एंड हो गई। लिन वांचिंग अपने अनहैप्पी बेटे को लेकर लू जिंग मिंग के मूवी इनविटेशन को अग्री किए बिना हरिडली घर चली गई। मैं बस घर लौटा ही था।
सोफा पर बैठकर पानी पी रहा था। लिन वानचिंग इमीडिएटली दरवाजे से अंदर आई। 4 आंखें मिली। लिन वानचिंग ने एक डीप ब्रेथ ली, मेरे ट्रबल क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर्ड थी। लेकिन एक लंबे स्टेलमेट के बाद उसने मेरे क्वेश्चंस का वेट नहीं किया। उसने डिस्कवर किया कि मेरी कामनेस कुछ स्ट्रेंज थी। लिन वानचिंग का एक्सप्रेशन अगली हो गया। वो हरीडली वहां से निकली थी। उसने ओरिजिनली लू जिंगमिंग को रिजेक्ट किया था क्योंकि उसके दिल में कुछ गिल्ट बाकी था। लेकिन अब मैंने एक मरे हुए इंसान का फेस दिखाया। उसे देखकर वो अनॉयड फील करने लगी। उसने फ्रॉम किया, अपने बैग से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला, उसे सोफा पर फेंका और बोली, अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो जिंगमिंग का डिप्रेशन रिलैप्स नहीं होता और मैं भी उसके साथ रिलैक्स करने नहीं जाती। ना सिर्फ तुम अपोलोजाइज नहीं करते बल्कि तुम रेस्टोरेंट तक हमारे पीछे आते हो। क्या ये डिस्गस्टिंग नहीं है? मैंने गिफ्ट की तरफ नहीं देखा। मेरी आंखें लिन वानचिंग के फेस पर थीं, ये वंडर करते हुए कि वो डिवोर्स कब मेंशन करेगी ताकि मैं जल्दी से पैकअप करके जा सकूं। अनफॉर्चुनेटली लिन वानचिंग शायद रेस्टोरेंट वाले इंसिडेंट को भूल गई थी। उसने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया और सारा ब्लेम मुझ पर पुश कर दिया। मैंने अंदर ही अंदर साय किया। ऐसा लगा था कि मैरिज को जल्दी एंड करना इम्पॉसिबल था। अभी भी 20 दिन वेट करना था। लिन वानचिंग का एक्सप्रेशन स्लाइटली बदल गया। पहले उसे सिर्फ एंग्री होने की जरूरत होती थी। मैं पैनिक हो जाता था और अनकंडीशनली हार मान लेता था। भले ही वो ब्लैक को वाइट कर दे, मैं सिर्फ अपनी फॉल्ट एडमिट करता था। मैं इस मोमेंट पर क्लियरली उसकी आंखों के सामने था, लेकिन बहुत डिस्टेंट लग रहा था। वो कुछ पजल्ड फील कर रही थी। लिन वानचिंग को मेरा उसके कंट्रोल से एस्केप करने वाला फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोली, मैंने कई बार कहा है कि जिंगमिंग के साथ ये बस फ्रेंडशिप है। तुम क्यों बातों को क्लीन करके रखते हो और लेट गो नहीं करते? ऐसे थॉट्स रखने से बेटर क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा? मैंने स्माइल किया और नॉड किया। मैंने कहा, तुम राइट हो, मुझे सच में खुद को इंप्रूव करना चाहिए। लिन वानचिंग एकदम स्टन रह गई। उसे लगा कि मैं पक्का जेलस हूं, लेकिन कन्वीनियंटली रेस्टोरेंट वाला इंसिडेंट मेंशन नहीं कर पा रहा। वो सिंपली बहुत एंग्री हो गई। उसने टेबल पर रखी हर चीज ओवरटर्न कर दी। मैं बस साइलेंटली देखता रहा। मैंने उसे स्टॉप नहीं किया। लिन वानचिंग ने अपने दांत पीसे। क्या तुम अपना एटीट्यूड दिखाना स्टॉप कर सकते हो? हर बार जब मैं घर आती हूँ मैं बहुत टायर्ड होती हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारा एटीट्यूड देखना पड़ता है। खुद के लिए सोचो, मेरे बिना क्या तुम एक वेल्थी लाइफ जी सकते थे? अगर हमारे बेटे का फेस नहीं देखना होता तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही किक आउट कर दिया होता। तुम जैसा डिसेबल्ड इंसान सड़क पर स्टाव होकर मर जाता। मैंने लिन वानचिंग के पर्सनल अटैक्स सुने, डिफ्यूट नहीं किया। हेल्पलेसली कहा, यह सच में फाइन है ना? लिन वानचिंग साइलेंट हो गई। उसे लगा कि मैं ट्रबल क्रिएट कर रहा हूं और उसका हर्डली घर आकर एक्सप्लेन करना मुझे बहुत ग्रेट फेस दे रहा था। तुम इतने हॉट टेम्पर्ड क्यों हो? रिमेंबर, तुम्हें जिनमिंग को एक अपॉलॉजी वो करनी है। अगर तुम अपॉलोजाइज नहीं करते तो पूरी लाइफ स्टोरेज रूम में ही रहो। तुम्हें पता भी है तुम अब कैसे दिखते हो? एक सुअर रैट की तरह। लिन वानचिंग एंग्रीली अपस्टेयर्स चली गई। जुआन ने मुझे ग्लेयर किया, नफरत से अपना छोटा सा सिर उठाया और बोला, डैड बैड है। अंकल लू और मॉम को एंग्री कर रहे हैं। आप अभी भी स्टबनली घर पर क्यों रुके हैं? जल्दी डिवोर्स दीजिए और लीव कीजिए। मैं चाहता हूं कि अंकल लू मेरे डैड बने। मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा और स्माइल किया। डोंट वरी, अंकल लू जल्दी ही तुम्हारे डैड बन जाएंगे। इतना कहकर मैं स्टोरेज रूम में चला गया, डिपार्चर तक का टाइम काउंट करते हुए। जुआन दरवाजा नॉक करने आया, मुझे इस अनग्रेटफुल इंसान को मिल गर्म करने का ऑर्डर देते हुए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ एक सेंटेंस कहा, जाओ अपने अंकल लू को ढूंढो। जुआन बहुत एंग्री था। कर्स करते हुए दरवाजे पर पंच मारने लगा। मैं बहुत पहले ही इम्यून हो चुका था। बस इस घर को जल्दी लीव करना चाहता था, बिना किसी फैमिली अफेक्शन के, बिना किसी वार्मथ के। मैंने छोटी सी विंडो से बाहर नाइट स्काई को देखा। मेरा माइंड पहले ही बहुत दूर फ्लाई कर चुका था। मैं अपने होम टाउन को मिस करने लगा था, शायद अपनी इग्नोरेंस को पनिश करने के लिए। लिन वानचिंग अगले कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ डिसअपियर हो गई। मुझे गेस करने की जरूरत नहीं थी कि वो लू जिंगमिंग को ढूंढने गए हैं। वो इस मेथड को यूज करके मुझे मरने तक सफर करवाना चाहती थी। जाने से पहले उसने वार्न किया था कि अगर मैं जाकर जिंगमिंग के सामने घुटनों पर बैठकर अपोलोजाइज नहीं करूंगा तो मैंने लगभग दरवाजे पर डबल हैप्पीनेस कह ही दिया था। उनका वापस ना आना बेस्ट होता, लेकिन मैंने इंड्योर किया। डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने वाला था। मैं कोई कॉम्पिटिशन्स क्रिएट नहीं करना चाहता था। मैंने खाली टाइम में पूरे घर को स्पॉटलेसली क्लीन किया। यार्ड में लेटकर सनबेदिंग की, एकदम लेजरली और केयरफ्री। आधी रात को मुझे एक प्रोवोकेटिव वीडियो रिसीव हुआ, मेरे घर में लू जिंगमिंग की सेंट के साथ। वो तीनों फैमिली पजाम्स पहने हुए पिलो फाइट खेल रहे थे। 2 अडल्ट जुआन के छोटे से सिर को हग कर रहे थे, ब्राइट हैप्पी स्माइल्स के साथ। लू जिंगमिंग कंटिन्यूअसली ये वीडियोस मुझे स्टिमुलेट करने के लिए यूज कर रहा था, ये होप करते हुए कि मैं जल्दी गेट लॉस्ट हो जाऊं।
मैंने रिप्लाई नहीं किया, बल्कि नो वैल्यू का टेकआउट ऑर्डर किया। लिन वांचिंग मेरी अपॉलॉजी का वेट नहीं कर सकी और भी ज्यादा एंग्री हो गई। इन दिनों वो कंटिन्यूसली लू जिंग मिंग के घर रुकी। उसने कंपनी में उसे एक हाई पोजीशन दिलाने का भी अरेंज किया, डिलिबरेटली सोशल मीडिया पर अफेक्शन शो किया, एम्बिगुअस वर्ड्स कहे। मुझे बस ये फनी लगा, ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं कर देते? क्या भूल गए कि लिन मानचिंग का अभी डिवोर्स नहीं हुआ है? मैं जल्दी ही उसकी विश पूरी कर दूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं लिन मानचिंग के स्टिमुलेशन के लिए कंप्लीटली इम्यून हो गया, यहाँ तक कि जब मेरे बेटे को कोल्ड हुआ, लिन मानचिंग ने डेलिबरेटली मुझे मेडिसिन खरीदने को कहा। मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, अगर बीमार है तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैंने कोई केयर नहीं की। मेरे फोन हैंग अप करने से पहले लिन मानचिंग फ्यूरियस थी। उसने कई अनप्लेजेंट वर्ड्स कर्स किए। किसी ऐसे इंसान की वजह से इंटरनली कंज्यूम होने से अच्छा है जो केयर नहीं करता कि मैं खुद को अच्छे से ट्रीट करूं। डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने में बस 3 दिन और। मैं एक्सट्रीमली इसे लुक फॉरवर्ड कर रहा था। इन दिनों माँ बेटे लिन वानचिन घर पे नहीं थे। मैं बहुत कंफर्टेबली रहा। ये कई सालों में सबसे कंफर्टेबल टाइम था और मैंने प्लान किया था कि मैं अपने शेयर सेल कर दूंगा ताकि होम टाउन जाकर जीने के लिए पैसों की वरी ना रहे। लिन वानचिन हमेशा मेरी एबिलिटीज को लुक डाउन करती थी, कहती थी मैं यूजलेस हूं, लेकिन वो कंप्लीटली सोचती नहीं थी। इनिशियली जब लिन फैमिली की कंपनी बैंकरप्ट हुई थी, किसने स्ट्रॉन्ग लिकर के ग्लास के बाद ग्लास पीकर नेगोशिएट किया था, वो मेरे साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स भी भूल गई। मैं हमेशा हर साल डिविडेंड्स के थ्रू कंपनी के 5% शेयर्स ओन करता था। मेरी एक कंसिडरेबल इनकम थी। मैंने प्लान किया था कि शेयर्स सेल कर दूंगा। करेंटली सूटेबल बायर्स ढूंढ रहा था ताकि जब मैं लीव करूं तो मैं कंप्लीटली उनके साथ टाइज कट कर सकूं। आज रात मैंने डेलिबरेटली एक अच्छी वाइन की बॉटल ऑर्डर की थी। बाहर फुटस्टेप सुनाई दिए। मुझे लगा टेकआउट आ गया, तो मैं दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं लिन वानचिंग से मिला। माँ और बेटे। शायद आने वाले डिवोर्स की वजह से वो मुझे देखने में थोड़े प्लीजिंग लग रहे थे, लेकिन फिर भी कोल्ड थे। लिन वानचिंग 10 से ज्यादा दिनों से बाहर थी, मेरे सिर झुकाने का वेट कर रही थी। लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं था, जो रोता और बेगिंग करता प्लीज मत जाओ, बल्कि मेरा कंप्लीटली चेंज्ड एटीट्यूड था, अनयूजुअली कोल्ड। लिन वानचिंग हालांकि स्टूपिड थी, फिर भी समझ गई कि मैं चेंज हो गया हूं। मुझे नहीं पता क्यों, उसके दिल में एक इनएक्सप्लिकेबल फियर पैदा हो गया। मैं नफरत की हद तक ओबीडियंट था। उसने डिवोर्स भी कई बार मेंशन किया था, लेकिन मेरी कोल्डनेस लोगों को अनईजी कर देती थी। ऐसा नहीं था कि लिन मानचिंग मेरी बहुत केयर करती थी, बस मुझे पिटिफुल फील करती थी। लिन मानचिंग बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उसे कितना लव करता हूँ। मैं उसे एब्सोल्युटली छोड़ नहीं सकता था। इसलिए इस बार उसने बोल्डनेस के साथ मुझे हर्ट करने की हिम्मत की। इस बार वो जल्दी वापस आ गई, मुझे एक वे आउट देने की प्लानिंग के साथ, ये होप करते हुए कि मैं और ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगा। उसने सोचा कि अपने बेटे को घर लाकर मैं टीयर्स से भर जाऊंगा, रिपेंटेंस में रहूंगा। लेकिन उसने क्या देखा? मेरे फेस पर कोई डिसअपॉइंटमेंट हाइड नहीं थी। क्या मैं उनके घर आने का वेट नहीं कर रहा था? लिन वानचिंग का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो गया। वो एंग्रली हंसी। ऐसा लग रहा है तुम हमारे रिटर्न को लेकर अनवेलकम हो। घर पर किसी और औरत को रख रहे हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम रख रहे हो? मैं मुड़ा और स्टोरेज रूम में चला गया। क्लियरली लिन वानचिंग का अफेयर चल रहा था, फिर भी मुझे उसी काइंड का ट्रीट कर रही थी। मुझे लगा एक और वर्ड बोलना टाइम वेस्ट करना है, लेकिन लीव करने में अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मैं उसके साथ और इंटैंगल्ड नहीं होना चाहता था। लिन वानचिंग ने मेरी बैग की तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। कंट्रोल लूज करने की फीलिंग स्ट्रॉन्गर हो गई। शादी के बाद से उसके माइंड में कभी ऐसा पैनिक सर्ज नहीं हुआ था, स्पेशली मुझे लिम्प करते हुए चलते देखकर। उसके माइंड में लिन फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद का पास्ट आ गया। सब छोड़कर चले गए थे, यहाँ तक कि बिलवर्ड लू जिंग मिंग भी उसे अबैंडन करके चला गया था। सिर्फ मैं उसके साइड में रुका था। मुझे अब लिन मानचिंग के थॉट्स की कोई केयर नहीं थी। मैं शाम तक स्टोरेज रूम में ही रुका। इस बार मुझे लगा माँ बेटे लू जिंग मिंग को ढूंढने जाने से रेजिस्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं बाहर निकला, लेकिन देखा कि टेबल पर पहले ही चावल कुक्ड थे। लिन वानचिंग किचन में बिजी थी। बोली बस एक और सूप डिश और ये रेडी हो जाएगा। मैं अपनी जगह पर स्टन खड़ा रह गया, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ। ये वो सीन था जिसका मैंने सालों से ड्रीम देखा था। हमेशा एक वार्म फैमिली चाहता था। अनफॉर्चुनेटली अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं बैठ गया और अपने सामने रखे फूड को देखने लगा। मैंने चॉपस्टिक्स नहीं उठाई। लिन वानचिंग ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था। उसने कैरिंगली पूछा क्या रॉन्ग है। मैंने कोल्डली कहा मुझे सी फूड से एलर्जी है। पूरी टेबल उस सी फूड फीस्ट से भरी है जो लू जिंग मिंग को पसंद है। लिन वानचिंग को उसकी सारी प्रेफरेंस याद थी, लेकिन उसने हमेशा मेरी इग्नोर की।
लिन वानशिंग का एक्सप्रेशन अगली हो गया। वो एंग्री होना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को होल्ड बैक कर लिया, क्योंकि मैंने आर्ग्यू करना और ट्रबल बना स्टॉप कर दिया था। लिन वानशिंग को हमेशा लगता था कि वो मुझे समझ नहीं सकती, जैसे हाथों से सैंड फ्लो कर रही हो। मुझे लगा शायद इस टाइम के दौरान वो मुझ पर हाश थी, या उन पास डिफिकल्ट मोमेंट्स ने उसमें कंपैशन स्टर कर दिया था। मुझे फील हुआ कि लिन वानचिंग ने चीज़ों को डिफिकल्ट बनाना कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ तक कि मुझ पर खाना पलटने से भी खुद को डायरेक्टली होल्ड बैक कर लिया। मैंने लिन वानचिंग के खुद को रिस्ट्रेन कर पाने पर इनवर्डली साई किया। मैं एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाया। कन्वर्सली मुझे ये थोड़ा अनकस्टम लगा। लिन वानचिंग रेयरली मुझे खाना निकालने में हेल्प करती थी। बोली, इस टाइम ये रॉन्ग है। मैंने लगभग उसे रिकग्नाइज ही नहीं किया था। बगल में जुआन ने अपनी आंखें वाइड ओपन कर ली। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मॉम एक सर्वेंट को इतने अच्छे से ट्रीट करेगी। लिन वानचिंग ने अपने बैग से 2 ओपेरा टिकट्स निकाले। वो मेरा फेवरेट शो था। बोली, लास्ट टाइम तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई थी। इस बार उसे मेकअप करने के लिए मैंने ओपेरा टिकट्स की तरफ देखा। उन्हें नहीं लिया। क्या ये बिलेटेड अफेक्शन था? मुझे ऐसा नहीं लगा। शायद मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि लिन वानचिंग कुछ सेंस कर सके। एक स्लैप के बाद कैंडी, बस एक हैबिट। लिन वानचिंग बोलने ही वाली थी। बाहर फुटस्टेप सुनाई दिए। लू जिंगमिंग नेचुरली पहुंच गया, खिलौनों का एक बैग कैरी करते हुए। जुआन चेयर करते हुए डायरेक्टली लू जिंगमिंग की बैग पर जंप कर गया। वो पुकारा, थैंक यू डैड। लिन वानचिंग का एक्सप्रेशन स्लाइटली बदल गया। उसने क्विकली कहा, जुआन रैंडमली कुछ भी मत बुलाओ। जुआन ने अपना छोटा सा सिर उठाया। मैं चाहता हूं अंकल लू मेरे डैड बने। मुझे क्रिपल्ड बेबी सिटर पसंद नहीं। लिन वानचिंग इतनी एंग्री हुई कि उसका फेस अगली हो गया। उसने अपने बेटे को स्कोल्ड करने के लिए रूम में खींच लिया। लू जिंगमिंग ने मेरी तरफ ग्लांस किया। उसकी एक लुक ओपेरा टिकट्स पर। उसके दिल में हेट्रेड पैदा हो गई। वो सडनली सिनिस्टरली हंसा। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? नेक्स्ट, ये तुम्हें शो करेगा कि वानचिंग सबसे ज्यादा किसकी केयर करती है। मैंने कामली लू जिंगमिंग की तरफ देखा। क्लियरली दूसरे की जेलसी सेंस कर पा रहा था। मैंने अपना सिर हिलाया। एक्चुअली तुम्हें compete करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब कोई केयर नहीं है। लू जिंगमिंग कोल्डली हंसा। बोला, वेल सेड, केयर नहीं है, लेकिन फिर भी वानचिंग को क्लिंग कर रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम वेल्थी लाइफ गिव अप नहीं करना चाहते। लास्ट टाइम मैंने डेलिबरेटली उसे सी फूड पॉरेज वापस लाने को कहा था। तूने खाने पर फोर्स किया। कैसा फील हुआ? मैं पूरी तरह ट्रेम्बल कर गया। लू जिंगमिंग को स्टेयर करने लगा। मेरा दिल सौरों से भर गया। यहाँ तक कि लू जिंगमिंग को भी याद था कि मुझे सी फूड एलर्जी है। लिन वानचिंग को बिना अवेयरनेस के स्टूपिडली एक टूल की तरह यूज किया गया। अंत में लिन वानचिंग ने कितनी कम केयर की। इससे पहले कि मैं बोल पाता, लिन वानचिंग ने अपने बेटे को स्टर्नली बाहर निकाला। सूजी, मैंने जुआन को ऑलरेडी एजुकेट कर दिया है। यूजुअली बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है। मैं बाद में क्लोथ्स चेंज करने जाऊंगी। वेल, चलो ओपेरा देखने चलते हैं। लू जिंगमिंग ने क्विकली कहा, वानचिंग मैं तुम्हें मूवी देखने इनवाइट करने आया था। लिन वानचिंग स्टन्ड रह गई। उसका एक्सप्रेशन ट्रबल्ड था। उसे वेगली फील हुआ कि मेरे साथ कुछ रॉन्ग है, इसलिए वो रिलेशनशिप मेंट करने का प्लान कर रही थी। अगर वो फिर से लू जिंगमिंग को फेवर करती तो शायद मैं लीव कर देता। हालांकि लिन वानचिंग को एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था कि मैं उसे लीव नहीं कर सकता, लेकिन उसने ये ओवरथिंक किया, अपना सिर हिलाया और बोली, तो नेक्स्ट टाइम। आफ्टर ऑल मैंने पहले सूजी से प्रॉमिस किया है। इतना कहकर वो क्लोथ्स चेंज करने अपस्टेयर्स चली गई। लू जिंगमिंग का एक्सप्रेशन एंग्रीली बदल गया। उसने अपनी फिस्ट क्लेंच कर ली। इससे पहले लिन वानचिंग उसकी हर बात ओबे करती थी और एवरीथिंग। इस बार उसने डिसएग्री कर दिया। उसने डेंजर फील किया, फियर्सली मुझे ग्लेयर किया। फाइनली, तुमने कौन सा मेथड यूज किया? मैंने एक स्काउंड्रल के साथ compete करने की बॉदर नहीं की। एनर्जी वेस्ट करने की कोई नीड नहीं। लेकिन लू जिंगमिंग की आंखों में मेरी साइलेंस प्रोवोकेशन से बिलोंग करती थी। लू जिंगमिंग का एक्सप्रेशन क्रेजी हो गया। उसने टॉय बैग से एक बॉक्स निकाला, लेकिन अंदर क्लियरली सी फूड पॉरेज था। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, वो आगे रश किया। उसने फोर्सिबली मेरे मुंह में सी फूड पॉरेज डाल दिया। मैं मुंह के बल जमीन पर लेट गया, वॉमिट करते हुए। लेकिन लेवल 5 एलर्जी एक्सट्रीमली फास्ट थी। मेरे गले में इमीडिएटली छाले पड़ने लगे और मेरी पूरी बॉडी पर रेड रैशेस उभर आए, जो लास्ट टाइम से भी ज्यादा टेरेबल थे। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, जमीन पर ट्रेम्बल कर रहा था। लू जिंगमिंग हंसा विशियसली। ये तुम्हें शो करेगा कि वानचिंग सबसे ज्यादा किसकी केयर करती है। इतना कहकर वो प्रोवोकेटिवली जमीन पर लेट गया। ठीक उसी वक्त जब लिन वानचिंग डाउनस्टेयर्स आई, लू जिंगमिंग स्क्रीन करने लगा और फ्लोर पर रोल होने लगा। लिन वानचिंग का एक्सप्रेशन कंप्लीटली बदल गया 2 आदमियों को फ्लोर पर लेटे देखकर। एक मैं था, रेड रैशेस के साथ, तड़प रहा था, अनेबल टू ब्रीथ।
एक तरफ वो था जो अपना सिर पकड़े लगातार रो रहा था, उसका फर्स्ट लव, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चूज करे। मैं ऑलमोस्ट सफोकेट हो रहा था। लास्ट टाइम डॉक्टर ने कहा था कि मुझे थोड़े टाइम में दोबारा एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो सकते, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा। मैंने अपने दांत पीसे और कहा, वानचिंग जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो वरना मैं मर जाऊंगा। लिन वानचिंग ने क्विकली नोट किया, लेकिन फोन निकालते हुए लू जिंगमिंग के रोने ने उसे इंटरप्ट कर दिया। वानचिंग, मुझे अचानक बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और जीना नहीं चाहता, मेरा सिर फटने वाला है। जॉन ने मेरी तरफ पॉइंट करते हुए शाउट किया, मॉम, अभी डैड ने अंकल लू को प्रोवोक किया, अंकल को इतना एंग्री कर दिया कि वो बीमार हो गए। अब देखिए मॉम किसकी ज्यादा केयर करती हैं, डैड एक्टिंग कर रहे हैं, चलिए जल्दी से अंकल लू को ले चलते हैं। लिन वानचिंग का रंग बदल गया। उसने एंग्रीली मेरी तरफ देखा, तुम मुझे बहुत डिसअपॉइंट करते हो, ओरिजिनली मैंने तुम्हें कॉम्पनसेट करने का प्लान किया था, अब मैं देख रही हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया। इमीडिएटली लू जिंगमिंग को वहां से ले गई। उसने मेरी तरफ पूरी कोल्डनेस और एंगर से भरी आंखों से देखा और मुड़कर लू जिंगमिंग को लव और कंसर्न के साथ देखा। मैं जमीन पर लेटा हुआ ब्लैंकली सीलिंग को घूर रहा था। जब जुआन ने लू जिंगमिंग के लिए ब्लैक को व्हाइट कर दिया तो मेरे अंदर एंडलेस डिस्पेयर पैदा हो गई। मेरी दुनिया एंडलेस डार्कनेस में गिर गई। लिन वानचिंग ने एक बार फिर मुझे मरने के लिए घर पर छोड़ दिया था। मैं खुद का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अभी भी उससे होप क्यों रखी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्टोरेज रूम तक क्रॉल किया, मेडिसिन ली जो लास्ट टाइम डॉक्टर वांग ने प्रिस्क्राइब की थी, और उसे जल्दी से सॉलो कर लिया। फाइनली सिम्टम्स थोड़े कम हुए। मैंने वो लाइफ सेविंग टाइम सीज कर लिया, मैंने एम्बुलेंस बुलाई, अब और एंड्योर नहीं कर पाया और फेंट हो गया। जब मैं उठा तो वही डॉक्टर वांग थे। हम दोनों एक दूसरे को वाइड आइड घूर रहे थे। मेरे चेहरे पर बिटर स्माइल्स थी। डॉक्टर वांग ने श्रग किया, क्या आजकल के यंग लोग ऐसे ही खेलते हैं, अपनी जिंदगी के साथ मजाक करते हैं? मैंने रिफ्यूट नहीं किया, बल्कि विंडो के बाहर देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया था। आज मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। लिन वानचिंग ने कॉल नहीं किया, शायद लू जिंगमिंग की केयर कर रही होगी। मैं घर लौटा। जमीन पर अभी भी वो सी फूड पॉरेज का दाग था जिसे लू जिंगमिंग ने मुझे मारने के लिए यूज किया था, जो पहले ही एक मॉकिंग फेस की तरह सूख चुका था। मैं नम होकर स्टोरेज रूम में गया, वो लगेज उठाया जो मैंने बहुत पहले तैयार किया था, डिवोर्स एग्रीमेंट को टेबल पर छोड़ा और घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। बड़े गेट के बाहर खड़े होकर मैं मुड़ा और पीछे देखा। इस जगह में 7 साल की फीलिंग्स और 5 साल की मैरिज अभी थी। एक कंप्लीट एंड का टाइम आ गया था। सुबह की हवा चल रही थी, गोल्डन सनलाइट में नहाई हुई। मैंने अपने आर्म्स वाइड फैलाए और 7 सालों में सबसे फ्रेश हवा में सांस ली। मैं डिवोर्स था, अब फ्री था। मैं इस डर्टी केज में एक सेकंड के लिए भी लिंगर नहीं करना चाहता था, और ना ही मैं लिन वानचिंग को फाइनल गुड बाय कहना चाहता था, जिसने अनहेसिटेटिंगली दूसरी बार लू जिंगमिंग को फेवर किया और लगभग मुझे मार ही डाला था। मुझे पता था अब से मैं फास्टेस्ट स्पीड से ट्रेन स्टेशन गया। मैंने वो टिकट निकाला जो मैंने बहुत पहले खरीदा था। वेटिंग रूम में बैठ गया। मैं क्वाइटली बैठा, टाइम काउंट कर रहा था। टिकट चेकिंग में 10 मिनट से ज्यादा बाकी थे। ओल्ड प्लेस वापस जा रहा था, अपनी नई लाइफ ओपन करने। इसी मोमेंट पर फोन बजा। लिन वानचिंग का कॉल था जो मुझे स्कोल्ड कर रही थी। सुजी, तुम सच में बहुत विशेष हो। लू जिंगमिंग का डिप्रेशन रिलैप्स करवा दिया। ना सिर्फ तुम अपोलोजाइज करने नहीं आए, बल्कि तुम भाग भी गए। मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर तुम आकर घुटनों पर बैठकर अपोलोजाइज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मैंने स्माइल किया और कहा, एज यू विश। पास ही एक अनाउंसमेंट हुई। तुम कहाँ हो? लिन वानचिंग की टोन ग्रेटली बदल गई। उसकी आवाज में थोड़ा पैनिक था। मैंने रेजोल्यूटली फोन हैंग अप कर दिया, फोन कार्ड निकाला, उसे ट्रैश में फेंक दिया और अपना लगेज लेकर टिकट गेट की तरफ चल दिया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मोमेंट पर मुझे नहीं पता था कि घर पे क्या हो रहा है, ना ही मुझे कोई केयर थी कि डिवोर्स कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया है। लिन वानचिंग और मेरा अब कोई रिलेशनशिप नहीं था। मैं ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला। वार्म हवा चली जिसने मेरी पूरी बॉडी को कंफर्टेबल कर दिया। ये फ्रीडम का टेस्ट था। उस माँ बेटे लिन वानचिंग के बिना हवा भी स्वीट लग रही थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर आकर मैंने ईगरली एक टैक्सी ली और ओल्ड हाउस की तरफ चल दिया। मेरा घर एक छोटे से सीसाइड टाउन में था। मेरे पेरेंट्स जल्दी गुजर गए थे। पीछे एक ओल्ड हाउस छोड़ गए थे जो वीट से भरा था। मैंने घर रिनोवेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम हायर की। जब फ्री होता तो कुछ फ्लावर्स और ग्रास लगा देता। 1 महीने का टाइम स्पेंड किया। फाइनली घर को बहुत वार्मली अरेंज कर लिया। हालांकि घर पहले वाले विला जितना लग्जोरियस नहीं था, लेकिन ये एक होम था जो कम्प्लीटली मेरा था। मुझे हर दिन सुबह 5 बजे उठकर उस माँ बेटे लिन वान के लिए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता था, और ना ही आधी रात को
लिन वांचिंग के लिए सोबरिंग सूप बना पड़ता था। खाने में लाड यूज करने के लिए स्टोरेज में सोने की पनिशमेंट नहीं भुगतनी पड़ती थी। मोर ओवर मुझे ऐसा खाना बनाने की जरूरत नहीं थी जिसे मेरा बेटा पसंद ना आने पर मेरे सिर पर पलट दे। मैं सॉफ्ट वार्म बेड पर लेटा विंडो से बाहर सी व्यू देख रहा था। कई सीगल्स हवा में सर्कल कर रहे थे। हर जगह से फ्रीडम की ब्रेथ आ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास ऐसा दिन आएगा जब मैं स्प्रिंग में सी को फेस करते हुए जी पाऊंगा। ओल्ड हाउस में मूव करने के बाद मैं कुछ नहीं करना चाहता था। मैं डीपली सोया, पहले की स्लीप डेफिसिट को मेकअप करते हुए। जब उठता तो यार्ड में लेटकर टी पीता, स्काई को डेज में देखता रहता। ऐसी लेजरली लाइफ आधा महीना गुजर गई। मैंने मिरर में खुद को केयरफुली देखा। रोजी कंप्लेक्शन, फुल स्पिरिट। लिन वांचिंग से दूर बिताए दिन वंडरफुल थे। मैंने अपनी स्टेट एडजस्ट करने में एक और आधा महीना बिताया। मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता, ताई ची के 2 राउंड्स प्रैक्टिस करता, डिजाइन मैगजीन्स पढ़ता। मैं लिन वांचिंग की वजह से डिजाइन स्टडी करता था। मैंने एक फेमस डिजाइन कंपनी का ऑफर रिफ्यूज कर दिया था। बाद में डिसेबिलिटी की वजह से घर पे रहकर डिजाइन वर्क्स को रीलर्न किया। कुछ रेपुटेशन बन गई थी। जब मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किया तभी मैंने एक वे आउट सोच लिया था। अपने होम टाउन लौटकर वो काम करूंगा जो मुझे पसंद है। इस महीने इनिशियली मुझे हर दिन नाइटमेयर्स आते थे। एलर्जिक शॉक आने के सपने, जमीन पर लेटकर मरने का वेट करना, वो सफिकेटिंग फीलिंग जैसे कोई हाथ मेरी गर्दन चोक कर रहा हो, डेस्परेट डार्कनेस में घिरा हुआ। बाद में ग्रेजुअली लाइफ के रिदम की आदत हो गई। माँ बेटे लिन वांचिंग कम से कम दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि लास्ट नाइट तो मेरे माइंड में उनका इंप्रेशन एकदम फेंट हो गया। मैंने अपने वूंड्स हील करने और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 1 महीना लिया। प्रिजन केज से एस्केप करने और लाइफ रीगेन करने की इंस्पिरेशन के थैंक्स। मैंने द ग्रेट सी नाम का एक वर्क क्रिएट किया। पब्लिकेशन के बाद उसे इमीडिएटली ह्यूज फेम मिल गई। मैंने मीडिया के इंटरव्यूज रिफ्यूज कर दिए, बस क्वाइटली क्रिएट करना चाहता था। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वर्क पसंद आने लगा, मेरी रेपुटेशन छुपाई नहीं जा सकी। वीबो पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस बन गए। डिजाइन करियर काफी कंसिडरेबल इनकम ला सकता था, प्लस जो पैसे पहले एक्यूमुलेट किए थे वो एक केयर फ्री लाइफ जीने के लिए इनफ थे। लेकिन उनमें से एक क्लाइंट ऐसा था जो मेरे डिजाइन स्टाइल को ग्रेटली एडमायर करता था, फेस टू फेस मिलने की होप रखता था। मैंने एग्री नहीं किया। फोन पर भी उस पार्टी की आवाज मेलोडियस थी, सिंसेरिटी से भरी हुई। कई बार एडमिरेशन एक्सप्रेस किया, किसी प्योर बिजनेसमैन की तरह नहीं। वो पार्टी एंग्री नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग शो की, कहा कि बाद में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आज हमेशा की तरह मैं सी साइड पर वॉक करने गया था। मुझे पुलिस से एक कॉल आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर सूजी हैं? आपका बच्चा पुलिस स्टेशन में मिला है। जब मैंने उस लड़की को देखा मैं काफी देर तक स्टन रह गया, जब तक कि मैंने एक्सपेक्टेशन से भरी वो क्लियर आंखें नहीं देखी। फाइनली उस पार्टी की आइडेंटिटी याद आ गई। मैं बिटर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। लो जिंगमिंग के कंट्री लौटने के बाद लिन वांचिंग का पूरा हार्ट उसी को डिवोटेड था। वो अक्सर अपने बेटे को उससे मिलाने ले जाती थी। जुआन के अंदर ट्रेनिंग के थ्रू मेरे लिए सीरियस रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। वो मेरी कोई अरेंजमेंट फॉलो नहीं करता था। एक बार स्ट्रीट पर ये फूल बेचने वाला लड़का मिला। एजुकेट होने के बाद उसने डायरेक्टली उसे रॉब कर लिया। एंग्रीली रोड के बीच में भाग गया। मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया। जुआन को सिर्फ हल्की सी खरोंच आई, लेकिन मैंने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अपनी एक लेग की कीमत चुकाई। लिन वांचिंग अपने बेटे को लेकर अपने फर्स्ट लव के साथ ट्रैवलिंग पर चली गई। मुझे हॉस्पिटल के उस कोल्ड रूम में खुद के सहारे छोड़ दिया। जुआन ने तो यहाँ तक कर्ज किया कि मैं मर क्यों नहीं गया। फिर उस लड़के को नया डैड मिल जाता। मुझे विजिट करने वाला अकेला यही लड़का था। कॉन्वर्जेशन के थ्रू मुझे लड़के के ट्रैजिक बैकग्राउंड का पता चला। माँ एक सिंगल मॉम थी। टर्मिनल कैंसर के ट्रीटमेंट में सारी सेविंग्स यूज हो गई थी। सर्वाइव करने के लिए वो सिर्फ हॉस्पिटल के आसपास फूल बेच सकती थी। लड़के का नाम अन था। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी अपने फादर को नहीं देखा था। जब उसने मुझे अपनी लाइफ रिस्क में डालकर एक बच्चे को सेव करते देखा तो वो बहुत मूव्ड हो गया। पूछा कि क्या दुनिया के सारे फादर्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं। मैंने उस लड़के की माँ की प्लीडिंग आंखें देखी। मैंने नॉट किया और इनोसेंटली स्माइल करते हुए बोला। मॉम ने कहा, डैड हेवन गए हैं, वो बहुत दूर की जगह है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते, बस बहुत बिजी हैं। तब से वो लड़का अक्सर मुझे हॉस्पिटल में विजिट करने आता। ह्यूमन लाइफ के डेस्परेट सीन में उस लड़के की काइंडनेस से वार्म होकर धीरे धीरे फेमिलियर हो गया। हर बार जब मैं आन की स्ट्रांग लेकिन एक्सपेक्टेंट आंखें देखता मेरा दिल एंडलेसली एक करता। घर पर जुआन से कंपेयर करूं तो ये लड़का हार्ट ब्रेकिंगली सेंसिबल था। डिस्चार्ज होने के बाद मैंने एन की लर्निंग में हेल्प करने का प्लान किया। बैड न्यूज़ ये थी कि लड़के की माँ रेंटल रूम में गुजर गई और एन का अता पता नहीं था। उस टाइम मैं लिन वांचिंग के साथ आर्ग्यू करने में बिजी था।
उसे ढूंढ नहीं पाया, इसलिए गिव अप कर दिया। एंड एन ने मुझे देखा, दौड़कर आया और मुझे हक कर लिया रोते हुए। डैड, मैंने एन के छोटे से सिर को स्ट्रोक किया। मेरी आंखें लाल थीं। मैंने डिनाई नहीं किया और क्वेश्चनिंग के थ्रू लड़के को घर ले आया। पता चला कि उसकी मां के गुजरने के बाद एन को ट्रिक करके दूर ले जाया गया था। वो उसे साउथ ईस्ट एशिया में बेचना चाहते थे। फॉर्चुनेटली उस क्रिमिनल ग्रुप के अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गई। लड़के ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और एस्केप कर गया। उसे एक पुलिस ऑफिसर मिला। उसने कहा उसके डैड का नाम सूजी है। बस यही हुआ। क्रिमिनल्स का वो डेन इसी छोटे से सीसाइड टाउन में था। फेट भी कितना बड़ा कोइंसिडेंस था। मैंने उस थिन और वीक आनान को देखा, जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ, एक बड़ा एक छोटा, जिनके रिलेटिव्स खो गए हैं। फेट ने ऐसे टीज किया जैसे कोई आवाज सीक्रेटली हम दोनों को मिलने के लिए गाइड कर रही हो। मैंने सीक्रेटली उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड किया। जब प्रोसीजर से गुजरा तब जाकर पता चला कि ये इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि मैं सिंगल था। एक बेटे को अडॉप्ट करने के लिए क्वालिफाई नहीं करता था। जब तक कि मेरी शादी ना हो जाए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हो सकता है एन एन को कोई और अडॉप्ट कर ले। मुझे इस बात पर एंडलेस हेडेक्स होने लगे। घर आकर एन एन की एक्सपेक्टेंट आंखें देखकर मैं उस लड़के को ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एन बहुत वेल बिहेव्ड था, साथ ही बहुत डिलिजेंट भी। हालांकि छोटा था, लेकिन पहले ही घर के बहुत से चोर्स जानता था। अगर फ्लोर पर पानी की एक बूंद भी गिर जाती तो वो लड़का इमीडिएटली उसे एक क्लॉथ से वाइप कर देता। मेरे खाना पकाने के बाद वो लड़का चेयर्स लाना जानता था। मैं एन को लेकर बीच पर वॉक करने गया। मैंने देखा लड़का आगे भाग रहा है, ओकेजनली पीछे मुड़कर मुझे कैचअप करने के लिए कॉल कर रहा है। हॉराइजन पर गोल्डन सनसेट लटका हुआ था, जैसे मैं किसी ड्रीम में हूँ। मैंने एक बच्चे के साथ खेलने के उस ब्यूटीफुल सीन को काउंटलेस टाइम्स इमेजिन किया था। जुआन में वो कभी नहीं ढूंढ पाया। फाइनली एन के साथ वो रियलिटी बन गया। दो लोग सैंड पर बैठे वेस्ट में सनसेट देख रहे थे। टाइम इस मोमेंट पर रुक सा गया था। एन 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 ने अपना सिर मोड़ा, ब्राइट स्पार्कलिंग आंखों के साथ पूछा, क्या मैं आपको डैड बुला सकता हूँ? फिर एन एन ने दोबारा पूछा, तो क्या डैड उस बहुत दूर वाली जगह हेवन नहीं जाएंगे? मैंने आन एन के छोटे से सिर को स्ट्रोक किया और अपना सिर हिलाया। एनान ने रिलीफ से साई किया, मेरी आर्म को टाइटली हग कर लिया और अपना छोटा सा सिर मुझसे रब किया। डैड, मैंने एग्रीमेंट में एक आवाज निकाली। आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। मैंने अपनी वाइफ और बेटे को खो दिया था। हेवन और अर्थ ने फाइनली अपनी आंखें खोल ली थीं। मुझे एक बच्चा भेजा था, लेकिन एन एन के अडॉप्शन प्रोसीजर्स के बारे में सोचकर मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। मैं बस किसी को ढूंढकर शादी नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता क्यों अचानक मुझे उस फीमेल क्लाइंट का ख्याल आया जो हमेशा मिलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही ये थॉट आया, मैंने सीक्रेटली खुद को अपनी करंट कंडीशन के साथ सेल्फिश होने के लिए कर्ज किया। मैं दूसरों को हार्म नहीं करता। आने वाले टाइम में मैंने एन एन की केयर करते हुए वर्क्स क्रिएट किए, उनमें से मैच मेकिंग इंट्रोडक्शंस के थ्रू। लेकिन ये जानकर कि मैं डिसेबल्ड हूँ, डायरेक्टली मिलने से रिफ्यूज कर दिया। मैं हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन इससे आन आन को अडॉप्ट करने की मेरी डिटर्मिनेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। आज मैं आन आन को बीच पर सीगल्स ड्रॉ करने ले गया। इवनिंग लाइट के नीचे एक बड़ा और एक छोटा सिलुएट लंबी शैडोज कास्ट कर रहा था। हमारा इंटरेक्शन इंक्रीजिंगली एक फादर और सन जैसा लग रहा था। मैं एन एन को लीड करते हुए, चैटिंग और लाफिंग करते हुए घर की तरफ बढ़ा, लेकिन दो लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैंने इवनिंग लाइट में फिर से वो दो चेहरे देखे जिन्होंने मुझे लंबे टाइम तक नाइटमेयर्स दिए थे। कोर्टयार्ड गेट के सामने दो फिगर्स जिन्होंने पूरे स्काई को ग्लूम से कवर कर दिया था। 4.5 महीने बाद माँ बेटे लिन वांचिंग से दोबारा मिलना, मेरा दिल टाइटन हो गया। अनकॉन्शियसली वहां से जाना चाहता था, लेकिन अनआन के छोटे से हाथ से मिली वार्मथ मेरे पाम में ट्रांसमिट हुई। मेरी बॉडी ग्रेजुअली स्ट्रेट हो गई। लिन वांचिंग से मिलने पर जो डार्कनेस क्रिएट होती थी वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो गई। मेरा एक्सप्रेशन काम था, नो इमोशन। कोर्टयार्ड की तरफ चला। ये मेरा होम टाउन था, मेरा घर। साथ ही मेरी सोल के कंफर्ट ने मुझे ग्रेटेस्ट सपोर्ट दिया। लिन वांचिंग ने फ्राउन किया, एक एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट टोन यूज करते हुए कहा, बहुत हो गया ट्रबल क्रिएट करना, जल्दी से पैकअप करो और मेरे साथ घर चलो। मुझे उसकी एरोगेंट और कंसीटेड टोन पर हंसी आ रही थी। मैं धीरे से मुड़ा और लिन वांचिंग को कोल्डली स्टेयर किया। लिन वांचिंग, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम डिवोर्स्ड हैं। लिन वांचिंग ने नॉट किया। मुझे पता है पहले तुम टेम्परामेंटल हो गए थे और घर नहीं आना चाहते थे, नथिंग बट जेलसी। अब मैं पर्सनली तुम्हें पिकअप करने आई हूँ, तुम्हें इनफ फेस दे रही हूँ, तुम्हारा गोल अचीव हो गया। अब और स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे बोलने का चांस दिए बिना वो कोर्टयार्ड में चली गई। उसकी आंखें डिस्डेनफुली चारों तरफ घूमी। ये कोर्टयार्ड बहुत छोटा है, 100 मीटर भी नहीं है, और तुम्हें ये फ्लावर्स और ग्रास प्लांट करना पसंद है। ये यूजलेस चीजें यहाँ बस गार्बेज की तरह पड़ी रहेंगी।
जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें 400 मीटर का विला खरीदने में हेल्प करूंगी, द इन अ कोर्टयार्ड। अगर तुम्हें हाउस वर्क बहुत टायरिंग लगता है तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अब से मेरा और जुआन का ख्याल रखने पर फोकस करो। बाकी चीजें नानी पर छोड़ी जा सकती हैं। अगर पहले मैं काम रह भी सकता था तो अब लिन वानशिंग के वर्ड्स सुनकर मैं काफी एंग्री हो गया था। मेरी आवाज में डिस्कस था। लिन वानशिंग, क्या तुम्हें इंसानों की लैंग्वेज समझ नहीं आती? हम डिवोर्स्ड हैं। अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्लीज गेट आउट। लिन वानशिंग का एक्सप्रेशन डिससैटिस्फैक्शन से ग्रेटली बदल गया। उसने मुझे समवॉट इम्पेशेंटली देखा। अभी भी एक एरोगेंट टोन यूज करके पर्सुएड करना कंटिन्यू रखना चाहती थी। उसके बगल में जुआन भी बोल पड़ा, अभी भी अपना यूजुअल एरोगेंस मेंटेन करते हुए, चाइल्डिश वॉइस मैलिस से भरी हुई। मॉम और मैं पर्सनली आपको पिकअप करने आए हैं। अगर आप प्रिटेंड करना कंटिन्यू रखेंगे तो वेल एंग्री हो जाइए। जब वो टाइम आएगा तो हमारे घर में दोबारा कदम रखने का ड्रीम भी मत देखिएगा। जुआन ने देखा कि मैंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने एक कोल्ड स्माइल रिवील की, कोर्टयार्ड में लगे सनफ्लावर्स को किक मारकर गिरा दिया, उन्हें कुचलकर पीसेस में कर दिया। वो एक लिटिल डीमन की तरह था जो अनअफ्रेड होकर सब कर रहा था। अनान ने कभी किसी पियर को इतना विशस नहीं देखा था। वो ट्रेम्बल करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने जल्दी से अनान को कंफर्ट किया, उसे अपनी आर्म्स में होल्ड किया। मैंने कहा, डरो मत, डैड यहाँ है। अनान अपनी माँ के गुजरने के बाद ह्यूमन ट्रैफिकर्स द्वारा किडनैप कर लिया गया था। उसने सिवियर ट्रॉमा सफर किया था। मैंने एक लंबा टाइम एंड एन को साइकोलॉजिकल थेरेपी दिलाने में स्पेंड किया था। तब जाकर वो ग्रेजुअली नॉर्मल रिकवर हुआ था। माँ बेटे लिन वॉन्चिंग बस अभी एंटर ही हुए थे। इमीडिएटली क्रेजी एटीट्यूड शो करने लगे। इस समय अंदर ही अंदर एंगर से बर्न होने लगा। जुआन ने देखा कि मैं एक दूसरे बच्चे की ज्यादा केयर कर रहा हूँ। वो फ्यूरियस हो गया। अनआन की तरफ पॉइंट करके लाउडली क्वेश्चन करने लगा, वो कौन है? अनआन उसकी विशेष आंखों से डर गया था। मैं एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन था। मैंने कोल्डली कहा, शट अप। जुआन ओरिजिनली सेल्फिश और डोमिनियरिंग था। उसने कभी मुझे इतने फियर्स होने की हिम्मत करते नहीं देखा था। वो सडनली एक लिट फायर क्रैकर की तरह 3 फीट ऊंचा उछला। उसकी आंखें लाल थीं, दांत दिखा रहा था। उसकी क्लॉज एंड आर्म को मेरी आर्म से खींचना चाहते थे। जुआन एक क्रेजी लिटिल लेपर्ड की तरह था। मैंने क्विकली डॉज किया। ये लिटिल बास्टर्ड कौन है? इसे कहो जल्दी नीचे उतरे। डैड इसे हग नहीं कर सकते। जुआन ने फियर्सली अनान को ग्लेयर किया, मेरे फेस पर शाउट किया, डैड मेरे नानी है, सिर्फ मुझे अच्छे से ट्रीट करने के लिए अलाउड है, दूसरों की केयर करने के लिए अलाउड नहीं है। गुड आई। क्या डैड ने सुना? मैं कोल्डली जुआन को क्रेजी होते हुए देखता रहा। ये वर्ड सुनकर जो नाइफ की तरह मेरे दिल में चुभ रहे थे, मैंने अपनी आंखें नैरो कर लीं। जुआन अभी भी मुझ पर रश करना चाहता था, एक आंसर डिमांड करते हुए। मैं खुद को और रिस्ट्रेन नहीं कर पाया। मैंने जुआन के फेस पर एक जोरदार तमचा मारा। वो क्रिस्प स्लैप पूरे कोर्टयार्ड में गूंज गया। माँ बेटे लिन वानशिंग वायलेंटली शॉक हो गए। लिन वानशिंग ने अपनी आंखें वाइड ओपन कर लीं। उसकी कोल्ड वॉइस आई, सूजी, क्या तुम क्रेजी हो? ये लड़का तुम्हारा बेटा है, फिर भी तुमने उसे एक आउटसाइडर के लिए हिट किया। जुआन मेरी कोल्ड गेज से डर गया था। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने एक डीप ब्रेथ ली। मेरी वॉइस आइस कोल्ड थी। किस फैमिली का बेटा अपने फादर को बुलाता है वर्ड बाय वर्ड? नानी, गोडाई। इससे पहले कि लिन वानचिंग रिफ्यूट कर पाती, मैंने कंटिन्यू किया, जब से हम डिवोर्स हुए हैं मैं अब लिन फैमिली का स्लेव नहीं हूं। मोरओवर कोई गार्बेज नहीं हूं कि तुम अपनी मर्जी से मुझे ट्रैम्पल कर सको। लिन वानचिंग, अपने बेटे को मैनेज करो। उसे हमेशा नॉनसेंस बातें मत करने दो। बाहर ये अनएजुकेटेड चाइल्ड दूसरों के हाथों सिर्फ पीट पीट कर मारा जाएगा। फर्दर मोर, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, हम डिवोर्स्ड हैं। तुम्हें क्या राइट है डिमांड करने का कि मैं वापस आऊं? मुझे नहीं लगता तुम इतनी ग्रेट हो जैसे कि मैं तुम्हारे में जी नहीं सकता। तुम मुझसे बेहतर जानती हो। लिन फैमिली के रिसर्जेंस में ज्यादातर क्रेडिट मैं डिजर्व करता हूं। अब प्लीज इमीडिएटली डिसअपियर हो जाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। लिन वानचिंग ने अपनी आंखें वाइड ओपन कर ली। उसे लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने जोर से हिट किया हो। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस मोमेंट पर वो मुझे देख रही थी। वो इनएक्सप्लिकेबली पैनिक्ड फील कर रही थी। उसे सच में लगा कि मैं लीव करने वाला हूं। लिन वानचिंग बहुत अच्छे से जानती थी, दुनिया में कोई भी इंसान मेरे जितना उसके बिना नहीं रह सकता था। मेरे लव की वजह से मैं 7 सालों तक सब कुछ एंड्योर करने को तैयार था। इसी वजह से भले ही वो जानती थी कि उसके कई एक्शंस मुझे डीपली हर्ट करते थे, फिर भी वो बोल्डली बिना किसी वरी के सब करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं सच में लीव नहीं कर सकता। लेकिन इस मोमेंट पर मेरी कोल्ड वॉइस, वो पर्सन क्लियरली उसकी आंखों के सामने था, लेकिन डिस्टेंट लग रहा था। स्पेस और टाइम ग्रेजुअली डिस्टेंट हो रहे थे।
लिन वांचिंग एक एक्सट्रीमली एरोगेंट पर्सन थी, स्पेशली जब वो मुझे फेस करती थी। वो अपनी सुपेरियोरिटी की सेंस को बिल्कुल हाइड नहीं करती थी। इस मोमेंट पर पैनिक ने उसकी पूरी बॉडी को एनवेलप कर लिया था। उसका कंप्लेक्शन समवॉट पेल था, उसकी टोन शार्प हो गई, अपनी आंखों के सामने की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने सूजी को स्कोल्ड किया, क्या तुमने इनफ ट्रबल क्रिएट नहीं कर लिया? अनरीजनेबल होने की भी लिमिट्स होनी चाहिए। महीनों तक बिना एक वर्ड कहे लीव कर दिया, यहां तक कि अपने ही बेटे को हिट किया। क्या एक फादर ऐसा करता है? तुम अनरीजनेबल हो रहे हो, नथिंग बट वांटिंग कि मैं तुम्हें लेने आऊं। मैं तुम्हारे सामने आ गई हूं, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। फाइन, टू मी मैं तुम्हारे जुबान को हिट करने को काउंट नहीं करूंगी, लेकिन वापस जाने के बाद तुम्हें एक सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना होगा। तुम्हें एक हफ्ते के लिए स्टोरेज में लॉक करूंगी। बहुत दिनों से बाहर हो, सच में लगता है तुम्हारे विंग्स निकल आए हैं। इतना कहकर वो जुआन को बाहर ले गई। लिन वांचिंग ने डिलिबरेटली अपने स्टेप्स स्लो कर दिए, मेरे रोने और बेगिंग करने का वेट करते हुए, मुझे एक गुड लेसन सिखाने की प्लानिंग करते हुए। लेकिन कोर्टयार्ड के बाहर वॉक करते हुए उसने अभी भी मुझे रिपेंट करते नहीं देखा। लिन वांचिंग का एक्सप्रेशन अगली हो गया। उसने मुड़कर देखा, उसकी पूरी स्पिरिट शेक हो गई। मैं अनआन का हाथ पकड़े कोर्टयार्ड में खड़ा था, एक एक्सट्रीमली कोल्ड गेज यूज करके उनकी तरफ देख रहा था। कोर्टयार्ड की एक दीवार ने दो वर्ल्ड्स को सेपरेट कर दिया था। गोल्डन इवनिंग लाइट पूरे कोर्टयार्ड में स्प्रेड हो गई थी। एन अन एन आर में फ्रीडम की सेक्रेड लाइट रेडिएट कर रहे थे। क्लियरली पहले उसके द्वारा लुक डाउन किया जा सकता था, अब मैं अनयूजुअली टॉल लग रहा था। कंप्लीट लॉस की वो फीलिंग सालों पहले फैमिली के बैंकरप्ट होने से भी ज्यादा कोल्डर थी। जब लू जिंगमिन ने उसे अबैंडन किया था, तब लिन वांचिंग ने अपने दांत पीसे थे। तुम्हें मेरा कैरेक्टर पता होना चाहिए। इस बार लीव करने के बाद तुम्हारे पास वापस आने का कोई वे नहीं होगा। जुआन ने फियर्सली अपना गाल पकड़ा। अगर डैड ट्रबल बनाते रहेंगे तो हमें डैड की जरूरत नहीं है। मैं इवनिंग लाइट में वॉक करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। लिन वांचिंग की आंखें चमक उठी। वो अपने दिल में कोल्डली हंसी। अभी भी सोच रही थी कि मैं कितना डिटरमाइंड हूं, बस वो हमेशा के लिए लीव करने का एटीट्यूड शो करे। क्या मैं ओबीडियंटली अपनी फॉल्ट एडमिट नहीं कर लूंगा? वो अनकॉन्शियसली अपना चेस्ट स्ट्रेट करके खड़ी हो गई, जैसे कोई मास्टर किसी स्लेव को एग्जामिन कर रहा हो। फेस ने अपना फॉर्मर एरोगेंस रिगेन कर लिया। अपनी वर्ड्स फिनिश करने से पहले ही लिन वांचिंग की स्माइल उसके फेस पर फ्रीज हो गई। मेरा एक्सप्रेशन इमोशनलेस था। मैंने एक सेंटेंस कहा, गेट लॉस्ट। मेरे सामने दोबारा कभी अपीयर मत होना। जैसे ही गेट धीरे धीरे क्लोज हुआ, लिन वांचिंग की बॉडी वायलेंटली ट्रेंबल करने लगी। आंखों से एंग्री फायर निकल रही थी, दिल में ह्यूज वेव्स उठ रही थी। सूजी की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह ट्रीट करने की? क्या वो उसे लव नहीं करता? जब मैं एन एन को लेकर घर के अंदर गया, मैंने उनकी तरफ एक ग्लांस भी स्पेयर नहीं किया। लिन वांचिंग बाहर एक पिलर की तरह अपनी जगह पर खड़ी रही। उसका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक था। जुआन ने एंग्रीली अपना छोटा सा फिस्ट वेव किया, डेड गिविंग फिस्ट। लेकिन फेस नहीं जानते, हमारे घर में दोबारा कभी कदम मत रखना। जब लिन वांचिंग स्मॉल टाउन में अपने बेटे को स्टर्नली एजुकेट कर रही थी, मैंने उस फीमेल क्लाइंट से मिलने के लिए अग्री कर लिया। मैं आन आन को एक फैमिली देना चाहता था। सी साइड कॉफी शॉप। ग्लास के थ्रू मैंने क्लाइंट की प्रोफाइल देखी। मुझे पता था गोल अचीव नहीं हो सकता। वो फीमेल क्लाइंट विंडो के पास बैठी थी, कोल्ड टेम्परामेंट, कंपोज्ड एटीट्यूड, बिजनेस पीपल की मार्केट एयर के कंप्लीटली बिना। इंस्टेड ढलती सनलाइट के नीचे उसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक ब्रेथ थी। मैंने अपनी ब्रोकन लेग की तरफ देखा, क्विकली कुछ इनअप्रोप्रिएट थॉट्स को रिस्ट्रेन किया और उसके सामने आ गया। चिन्यू ने ऊपर देखा और मुझे केयरफुली एग्जामिन किया। चार आंखें मिली। हम दोनों ने एक दूसरे को ऑब्जर्व किया। एक्चुअली जब मैं कॉफी शॉप में एंटर हुआ था, चिन्यू ने पहले ही सीक्रेटली ऑब्जर्व कर लिया था। दिल में क्यूरियस थी कि आखिर किस तरह का डिजाइनर द ग्रेट सी जैसा ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल वर्क क्रिएट कर सकता है। चिन्यू द ग्रेट सी वर्क को एक्सट्रीमली वर्शिप करती थी। उसने कई बार मीटिंग्स अरेंज की, लेकिन रिफ्यूज कर दी गई। उसने ओरिजिनली सोचा था कि ऑथर कोई एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन होगा, अदरवाइज वो अपने वर्क में इतनी रिच लाइफ कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक यंग मैन होगा। चिन्यू ने मेरी काम आंखें देखी, जिनमें लाइफ के लिए हिडन लव और एक्सपेक्टेशन थी। मेरी अपीयरेंस ने इमीडिएटली एक मिस्टीरियस रेडियंस ला दी। कॉन्वर्सेशन के थ्रू मैंने डिस्कवर किया कि चिन्यू न सिर्फ ब्यूटीफुल थी, बल्कि डिजाइन को लेकर उसके व्यूज भी यूनिक थे। द ग्रेट सी क्रिएट करने के बारे में बात करते हुए मैं नॉन स्टॉप बोलता रहा। चिन्यू ने अपना चिन अपने हाथ पर रेस्ट किया, अपने सामने मुझे देखती रही। कभी एडमिरेशन और एनकरेजमेंट शो करती, तो कभी इंसाइटफुल व्यूज ऑफर करती। अननोइंगली हम दोपहर से लेकर शाम तक बात करते रहे। मैंने अपनी वॉच पर ग्लांस किया, क्विकली स्टैंड अप होकर बाय कहा और लीव करने लगा।
चिन्यू को लगा मुझे कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस है, इसलिए उसने एक्टिवली मुझे सी ऑफ करने का ऑफर दिया। जब कार किंडरगार्टन के सामने रुकी, चिन्यू ने उस छोटे लड़के को मेरी आर्म्स में रश करते हुए देखा। तब वो फाइनली समझी कि मैं इतनी हरी में क्यों था। टर्न्स आउट मुझे एक बच्चे को पिकअप करना था। चिन्यू को एक बार लगा था कि डिजाइनर्स ह्यूमन लाइफ के स्मोक और फायर के बिना आइसोलेशन में रहते होंगे, लेकिन किसे पता था द ग्रेट सी का फेमस ऑथर एक्चुअली एक डैडी था। इस मोमेंट पर उसके दिल में रिग्रेट का एक फ्लैश आया। पहले से ही एक फैमिली है, सच अ पिटी। लेकिन जैसे ही ये थॉट आया, चिन्यू की हार्ट बीट फास्ट हो गई। वो और मैं पहली बार मिले थे। वो रिग्रेटफुल फील क्यों कर रही थी? चिन्यू ने अपने दिल के पैनिक को सप्रेस किया। ग्रीटिंग के लिए कार से बाहर निकली। इंट्रोडक्शन के थ्रू अनआन ने क्यूरियसली चिन्यू को केयरफुली एग्जामिन किया। सडनली बोला, डैड, क्या ये वो नई मॉम है जो आपने मेरे लिए ढूंढी है? मेरा एक्सप्रेशन एम्बैरेस था। मैं किसी होल में क्रॉल करके छुप जाना चाहता था। कन्वर्सली चिन यू कंफर्टेबल थी। उसने फ्रेंडली ग्रीट करने के लिए बेंड डाउन किया। एन को कैरी करके कार में बिठाया। मैं स्टिफली पीछे फॉलो कर रहा था। आगे उन दो फिगर्स को देखकर अनरियलिस्टिक फैंटेसीज करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अपनी कंडीशन के बारे में सोचकर एक ग्रॉस डिसेबल्ड मैन फंडामेंटली चिन्यू के अनवर्दी था। वापस स्मॉल कोर्टयार्ड में चिन्यू अनआन के साथ हैप्पीली खेल रही थी। मैं किचन में बिजी था। मैंने एक छोटे के उस हारमोनियस सीन को ग्लिम्स किया, स्माइल किया, और अन चिन्यू के लीव करने को लेकर बहुत रिलक्टेंट लग रहा था। फाइनली फ्री होकर मैंने अन के ट्रैजिक बैकग्राउंड के बारे में बताया। चिन्यू मूव्ड हो गई। मेरे लिए उसका गुडविल और भी इंक्रीज हो गया। चिन्यू पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आन को अडॉप्ट करने का कोई वे नहीं है। आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या है? मैंने चिन्यू की तरफ देखा। मेरी ओरिजिनल इंटेंशन लगभग स्पिल आउट हो गई। चिन्यू ने भी कुछ सेंस कर लिया। उसका फेस स्लाइटली रेड हो गया। उसने क्विकली कहीं और देखने के लिए टर्न किया। मैंने सीक्रेटली खुद को रूड होने के लिए कर्ज किया। हम सिर्फ एक बार मिले थे, वो हेल्प क्यों करेगी? मोरओवर इसमें रेपुटेशन इन्वॉल्व है। कुछ वर्ड्स नहीं बोले गए, लेकिन दोनों साइड्स ने मीनिंग समझ लिया। सी साइड की रात की हवा चली, जिससे चिन्यू के बाल फ्लटर करने लगे, हवा के साथ किसी नाइट स्पिरिट की तरह मूव करने लगे। मैंने उसे रुकने के लिए पूछने की हिम्मत नहीं की। डर था कि चिन्यू मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। मैं लीव करने के लिए स्टैंड अप हो गया। चिन्यू मुझे पैनिक में फ्ली करते हुए फिगर की तरह देखती रही। वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। अगली सुबह चिन्यू और मैं एन को किंडरगार्टन ले गए। एन की आंखें हम दोनों के बीच घूमी। मैंने खासा लड़के को याद दिलाना चाहता था कि ज्यादा दूर ना जाए, लेकिन चिन्यू एंग्री नहीं थी। उसने आनान का सिर स्ट्रोक किया। उसका एक्सप्रेशन डोटिंग था। हम घर गए। एटमॉस्फेयर समवॉट ऑकवर्ड था। कॉफी शॉप वाली कल की कंपैटिबिलिटी नहीं थी। चिन्यू 2 दिन स्मॉल कोर्टयार्ड में रुकी, फिर डिपार्चर वाले दिन चली गई। हालांकि मैं अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन जानता था कि हम एक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, इसलिए कोई होप नहीं रखी। उसे सी ऑफ करने के बाद अनान बहुत सैड था। पूछा, क्या सिस्टर चिन मुझे दोबारा विजिट करने आएंगी? मुझे नहीं पता था कि क्या आंसर दूं, लेकिन अनान के छोटे से दिल को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए सिर्फ स्टबर्नली आंसर दे सका, हाँ, शायद कल, शायद लाइफ में कभी दोबारा नहीं। लाइफ अपने क्वाइट रिदम से चलती रही। अडॉप्शन डेडलाइन में आधा महीना भी नहीं बचा था। मुझे जल्दी से शादी करने के लिए किसी को ढूंढना था, अदरवाइज अनआन को ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मैंने डेटिंग कंटिन्यू रखी, लेकिन लोगों ने देखा कि मैं क्रिपल हूं और साथ ही इस ट्रबलसम बच्चे को भी लाया हूं। उन्हें लगा मिलना भी अननेसेसरी है। आज हमेशा की तरह मैं अनआन को स्कूल ले गया। बस दरवाजा खोला ही था कि माँ बेटे लिन मानचिंग को देखा। माँ बेटे लिन मानचिंग दोबारा सी साइड टाउन आए थे। पिछली बार से 1 महीना हो गया था। एटीट्यूड क्रिएटली बदल गया था, लेकिन उन्हें ग्रीट करना अभी भी मेरी कोल्डनेस और डिस्गस्ट ही था। लिन वांचिंग ने अपना कोल्ड और प्राउड एक्सटीरियर मेंटेन रखा। उसकी आंखों की गहराई में जो एक्सपेक्टेशन थी, उसने उसके ऑरा को जेंटल बना दिया था। अब वो फियर्स नहीं थी। जुआन ने अपनी गर्दन सिकोड़ी। क्लियर वॉइस में एक बार पुकारा, डैड। मैं कोल्डली हंसा और दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा। लिन वांचिंग ने क्विकली अपना हाथ आगे बढ़ाया, केयरफुली प्लीड किया, सुजी, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरा कोई रिएक्शन ना देखकर उसने दोबारा कहा, बस एक मोमेंट के लिए। मुझे उनके लिए सीरियस रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। फंडामेंटली मिलना ही नहीं चाहता था। पिछले साल के टॉर्मेंट ने मुझे फाइनली खुद से प्यार करना समझा दिया था। भले ही लिन वांचिंग तब तक बात करे जब तक उसका मुंह न टूट जाए, मैं उस माँ बेटे के पास वापस नहीं जा सकता था। दूर रहकर ही मैंने एक्सपीरियंस किया था कि लाइफ क्या होती है। मैंने अपनी वॉच देखी, कोल्डली दरवाजा लॉक किया। 10 मिनट हैं, मुझे अभी भी किसी को पिकअप करना है।
लिन वांचिंग ने अपनी आंखें कोर्टयार्ड में घुमाई, जेंटल टोन। पिछली बार मैंने बिना सोचे समझे बोला, मेरी फॉल्ट थी। एक्चुअली यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तुम हमेशा ऐसे ही हो। लिविंग स्पेसेस को बहुत वार्मली अरेंज कर सकते हो। सूजी, तुम्हारे बिना फैमिली अपनी वार्मथ खो देती है, कोल्ड हो जाती है। अब घर पर मुझे बिल्कुल फैमिली वार्मथ फील नहीं होती। मैं कोल्डली और सार्केस्टिकली हंसा। सॉरी, मुझे वापस आकर तुम्हारा स्लेव बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो। लिन वांचिंग ने फ्रैंटिकली अपना सिर हिलाया, आंखें लाल थीं, शायद डरी हुई थी कि कहीं मैं मिसअंडरस्टैंड ना कर लूं। अपनी प्राइड कंप्लीटली अबैंडन कर दी। मैंने तुम्हें कभी स्लेव कंसिडर नहीं किया। मुझे चेरिश करना नहीं आता था, इसलिए मैंने तुम्हें रिपीटेडली हर्ट किया। सूजी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने डिस्कवर किया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ओह, मैंने लू जिंग से कंप्लीटली टाइज कट कर लिए हैं। हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जुआन को भी स्ट्रिक्टली एजुकेट किया है, उस लड़के को ग्रेटफुल होना सिखाया है। सूजी, बात यह है कि मैं समझने में बहुत स्लो थी, पहले डिस्कवर नहीं किया। एक्चुअली हम दोनों सच में कंपैटिबल हैं। लिन मानचिंग ने प्लीड किया, जुआन और मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है, घर आ जाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि अब से तुम्हें अच्छे से कॉम्पनसेट करूंगी। मैंने अपने सामने खड़ी औरत को देखा, केयरफुल अपीयरेंस, एकदम बैंक्रप्सी से पहले वाली पिटिफुल लड़की की तरह। मेरे थॉट्स 10 साल पीछे चले गए। हमने साथ में यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, लेकिन हमारे बैकग्राउंड्स हेवन और अर्थ जितने डिफरेंट थे। मैं बस एक सी साइड टाउन का बच्चा था। लिन वानचिंग एक रिच फैमिली की यंग लेडी थी, हेवन से ब्लेस्ड एक ब्यूटी। मोरोवर, उसका एक बहुत कंपैटिबल बॉयफ्रेंड था, लू जिंग मिंग। क्योंकि फ्रेशमैन ओरिएंटेशन के दौरान लिन वानचिंग ने मेरी एक बार हेल्प की थी, मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बस स्कूल के दौरान उस फीलिंग को साइलेंटली छुपाए रखा। ग्रेजुएशन सीजन तक मुझे पता चला कि लिन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। लिन वानचिंग को अबैंडन कर दिया गया था, वो सिवियर डिप्रेशन से सफर कर रही थी। उस टाइम मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि एक लार्ज कॉरपोरेशन के $1 million सैलरी ऑफर को रेजोल्यूटली रिफ्यूज कर दिया। लिन वानचिंग के बिसाइड रुका। उसके रिकवर होने में पूरे 2 साल लग गए। मैंने लिन फैमिली को दोबारा राइज करने में हेल्प करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा, सारी हार्डशिप्स एंड्योर की। एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टमक ब्लीडिंग होने तक पी सकता था। लिन वानचिंग को क्रेडिटर्स से बचाने के लिए हेल्प कर सकता था। मार खाकर अपनी 3 पसलियां तोड़वा ली थी। मैंने लिन वानचिंग के लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि पूरे 2 सालों तक होल्स फिल करने के लिए अपने पेरेंट्स की छोड़ी हुई सारी सेविंग्स यूज कर ली थी। मैंने आधी लाइफ की तरह जिया। फाइनली लिन वानचिंग को मूव कर दिया। हालांकि मैं जानता था कि लिन वानचिंग मुझे लव नहीं करती, लेकिन बिलीव करता था कि जब तक मैं अपना ट्रू हार्ट दूंगा, मैं पक्का उसे मेल्ट कर लूंगा। किसने सोचा होगा? 7 साल की फीलिंग्स, 5 साल की मैरिज, मैंने अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट किया, वूंडेड और मरी रह गया। घर पे 2 बार लगभग मर ही गया था। सफरिंग के सारे सोर्सेज मेरे सामने खड़ी ये ईवल माँ बेटे थे। मैंने पास्ट को रिकॉल करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वूंड्स खुलने से एंडलेस टॉर्चर आएगा। ओरिजिनली सोचा था कि डिवोर्स के बाद मैं डिजायर्ड लाइफ जी सकूंगा, लेकिन लिन मानचिंग मुझे लेट गो क्यों नहीं कर रही थी? मैंने वॉल के अगेंस्ट अपनी फिस्ट्स क्लेंच की, फेस पर पेन शो रहा था। लिन वानचिंग का रंग बदल गया। सूजी, क्या रॉन्ग है? मैंने उसे पुश अवे किया। मुझे टच मत करो। लिन वानचिंग का फेस इमीडिएटली पेल हो गया। वो जानती थी कि मैं उसे हेट करता हूं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये इस एक्सटेंट तक होगा। यहां तक कि सेम एयर ब्रीथ करना भी अनएक्सेप्टेबल था। गेट लॉस्ट। मेरी लाउड शाउट के बाद लिन वानचिंग पैनिक हो गई और अपने विट्स खो बैठी। अपने बेटे को दर्जनों मीटर्स पीछे ले गई। ज्यादा दूर नहीं खड़ी, वरीड आंखें शो कर रही थी। मैं फाइनली नॉर्मल वापस आया, जैसे स्ट्रेंथ खो दी हो। जमीन पर बैठ गया। मुझे माँ बेटे लिन मानसिंह द्वारा टॉर्चर किया जाना रिकॉल हुआ। पेन मेरी पूरी बॉडी पर क्रॉल कर रहा था। आंखें टेरिफाइंगली लाल थीं। मैंने एक डीप ब्रेथ ली। हॉर्स वॉइस, तुम देख रही हो ना, तुम्हारे पास आने से ही मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या तुम्हें लगता है हम पास्ट में वापस जा सकते हैं? लिन मानसिंह, अगर तुम में अभी भी कुछ कॉन्शियंस बाकी है, मुझे अभी भी याद है कि मैंने लिन फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। प्लीज मेरी वर्ल्ड में दोबारा अपीयर मत होना, क्योंकि मुझे डर है कि पास्ट याद आने पर मैं खुद को तुम्हें हेट करने से रोक नहीं पाऊंगा। गेट लॉस्ट। लिन मानचिंग कंटिन्यूसली अपना सिर हिलाती रही। टीयर्स ने डैम तोड़ दिया। एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मेरा फियर्स एक्सप्रेशन देखकर उसके दिल में बची हुई लिटिल होप एक लाउड स्नैप के साथ टूट गई, किसी स्ट्रिंग की तरह। मैं चला गया, अपने फिगर को डिस्टेंट होते हुए देखते हुए, फेडिंग इवनिंग लाइट के नीचे लिम्प करते हुए। डिसोलेट लग रहा था। लिन मानचिंग को ऐसा लगा जैसे मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपना ओरिजिनल फॉर्म खो चुकी है, शैटर्ड हो गई है।
लिन वांचिंग खुद को और होल्ड बैक नहीं कर पाई और अपना फेस कवर करके सॉब करने लगी। वो ट्रूली रिग्रेट कर रही थी, अपनी लाइफ यूज करके मुझे कंफर्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने रिडेम्पशन का कोई चांस नहीं दिया। लिन वांचिंग ने फाइनली इस मोमेंट पर एक्सपीरियंस किया कि मैं इनिशियली कितना डेस्परेट था। वो पेन बोन डीप था, मारो तक पेनिट्रेट कर गया था, हेल में गिर गया था। चिन यू आन आन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आने को विलिंग थी। स्मॉल टाउन वापस लौटकर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सीक्रेटली रिजॉइस किया, क्योंकि चिन यू ने कोई इंटेंशन सेंस कर ली थी। स्मॉल टाउन लीव करना अपना एटीट्यूड डिक्लेयर करने जैसा था। मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। कन्वर्सली फील हुआ कि ये नेचुरल था। एक डिवोर्स्ड पर्सन डिसेबल्ड होने के नाते चिन यू जैसी परफेक्ट वुमेन की तो बात ही छोड़िए, स्मॉल टाउन की औरतें भी मुझे नहीं चाहेंगी। जैसे जैसे डेडलाइन अप्रोच कर रही थी, शादी करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, एन आन को बहुत लाइकली ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। घर के रास्ते पर वॉक करते हुए एन एन का छोटा सा फेस एक्साइटमेंट से रोजी हो गया था। दो छोटे हाथों ने मेरे और चिन्यू के हाथ पकड़े हुए थे, किंडरगार्टन में सीखे सॉन्ग्स गा रहा था। लड़का ट्रूली बहुत हैप्पी था। मेरी आंखें मॉइस्ट थीं। नहीं पता था कि ये हैप्पी टाइम कब तक लास्ट कर सकता है। अनान मेरी डार्क वर्ल्ड की डैम लाइट था, मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका था। इतने शॉर्ट टाइम में शादी करने के लिए कोई औरत ढूंढना एक फैंटेसी के अलावा और कुछ नहीं था। अनान को सुलाने के बाद मैं कोर्टयार्ड में बैठकर साइलेंट नाइट स्काई को देख रहा था। साइलेंटली कुछ नहीं कह रहा था। मुझे अपने राशन में ये दिन सच में पसंद है। होम टाउन सी को फेस करते हुए, स्प्रिंग वार्मथ और खिलते हुए फ्लावर्स का वेट करते हुए। अगर मैंने आन आन को खो दिया तो मैं श्योर नहीं था कि मैं जीना कंटिन्यू कर पाऊंगा। मुझे रेस्टोरेंट में माँ बेटे लिन वान से मिलना याद आया। उस टाइम फ्रॉन करने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं आन आन के बर्थडे को अफेक्ट नहीं करना चाहता था। ना दिखने का प्रिटेंड किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माँ बेटे लिन वांचिंग परसिस्टेंट गोस्ट की तरह हरास करना कंटिन्यू रखना चाहते थे। मेरी पूरी बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैंने प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया था, बड़ी डिफिकल्टी से हेल से क्रॉल करके बाहर आया था। वो मुझे एक और अबिस में पुश करना चाहते थे। उस माँ बेटे के फियर्स फेसेस को सोचकर इमीडिएटली ट्रबल्ड और एजिटेटेड फील हुआ। मैंने अपने दिल की इरेशन एलिमिनेट करने के बहुत से वेज ट्राई किए। अनफॉर्चुनेटली इफेक्ट अच्छा नहीं था। एक बार साई किया, चेयर पर एक डेज में बैठ गया। मेरे पास अब गोल्स की कमी नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, बस अपने खुद के रिदम को फॉलो करना चाहता था। वो छोटे हैप्पी डेज जीना चाहता था जिन्हें मैं डिजायर करता था। चिन्यू मेरे नोटिस किए बिना ही मेरे बगल में अपीयर हुई। हम दोनों ने नाइट स्काई को देखा। उसने पूछा, एन एन एक अच्छा बच्चा है, क्या आप कस्टडी गिव अप करने की प्लानिंग कर रहे हैं? मैंने बिटरली स्माइल किया और अपना सिर हिलाया। अगर गिव अप ना करूं तो और क्या कर सकता हूं? मेरे जैसा डिसेबल्ड इंसान मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं विलिंग हूं तो, चिन्यू ने सॉफ्टली कहा। मैंने इनिशियली क्लियरली नहीं सुना, सडनली रिएक्ट किया। फोर्सफुली उठकर बैठ गया। मुझे बिलीव नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? चिन्यू मुड़ी और स्माइल किया। मैं विलिंग हूं। मेरा एक्सप्रेशन वाइल्डली जॉयफुल था। एक्साइटेडली एक मोमेंट के लिए अपनी ब्रेथ कैच नहीं कर पाया। नहीं पता था क्या कहूं। चिन्यू ने दो बार कहा, मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं बस नहीं चाहती कि एनन ऑर्फनेज जाए। मेरी और कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने बिटरली स्माइल किया। ऑफ कोर्स, तुम्हारी कंडीशंस के साथ मैं इनअप्रोप्रिएट थॉट्स कैसे रख सकता हूँ? हाउएवर प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, एक बार प्रोसीजर्स हो जाएं, मैं जल्दी डिवोर्स दे दूंगा। मैं सिंसियरली स्टैंड अप हुआ और अपना सिर झुकाया। डीप वॉइस सच में ग्रेटफुल थी। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि एंड में चिन्यू कितना कुछ लूज करेगी। वो शायद एक औरत की रेपुटेशन हो सकती है। मेरे दिल से पत्थर हट गया। मुझे लगा जैसे कोई बर्डन उठ गया हो। आज रात शायद मैं अच्छे से सो पाऊंगा। रूम में जाते हुए फिगर को देखकर चिन्यू की आंखें हिजी थीं। एक ऐसी आवाज यूज करते हुए जिसे सिर्फ वो सुन सकती थी। सॉफ्टली कहा, फूल। अगली दोपहर मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर किसी ड्रीम की तरह वॉक कर रहा था। ब्राइट सनलाइट लाल मैरिज सर्टिफिकेट पर गिर रही थी। हमारी जॉइंट फोटो गोल्डन लाइट से टिंज्ड थी, जैसे किसी अनयूजुअली हार्मोनियस चीज से ब्लेस्ड हो। एनान के एडॉप्शन प्रोसीजर्स करने में आधा दिन और स्पेंड किया। मेरा फेस स्माइल से ब्लूम कर रहा था। ईगरली उसे गुड न्यूज बताना चाहता था। इस इवनिंग हम तीनों ने एक जॉयफुल डिनर किया। मैं चिन्यू की हेल्प के लिए डीपली ग्रेटफुल था। कल जाकर डिवोर्स लेने का प्लान किया। चिन्यू को एक फोन कॉल रिसीव हुआ, हरीडली चली गई। डिवोर्स सिर्फ पोस्टपोन हो सकता था। मैं मैरिज सर्टिफिकेट पकड़े दरवाजे पर तब तक खड़ा रहा जब तक कि ऊपर से एक प्लेन नहीं उड़ गया। तब जाकर अपने सेंसेस में आया। साई करना रोक नहीं पाया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिवोर्स के आधे साल बाद मैंने दोबारा शादी कर ली। मेरा एक्सप्रेशन कंफ्यूज था। मेरे माइंड में एक वाइल्ड थॉट पैदा हुआ। अगर चिन्यू डिवोर्स नहीं देती और ऐसे ही एक फैमिली बन जाती तो एक्चुअली बुरा भी नहीं होता। लेकिन ये थॉट बस ब्रीफली गुजर गया।
मुझे लगा ये बहुत अनरियलिस्टिक था। मैं उसके वर्दी नहीं था। उसे डिले करने की होप भी नहीं की। मेरे अन को अडॉप्ट करने के बाद लाइफ ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो गई। लेकिन जब से चिन्नी गई थी, हमेशा कोई न्यूज़ नहीं होती थी। अन के क्वेश्चंस फेस करते हुए मुझे नहीं पता कि कैसे आंसर दूं। फादर और सन सी के किनारे बैठे डिस्टेंस में देख रहे थे। दोनों किसी को मिस कर रहे थे। चिन्यू को कई बार कांटेक्ट करने का ट्राई किया। डिस्कवर किया कि हमारा साथ का टाइम बहुत शॉर्ट था। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। चिन्यू ने भी एक्टिवली कांटेक्ट नहीं किया। मेरे दिल को गिल्टी फील हुआ। आफ्टर ऑल मेरे अफेयर्स की वजह से उसे अनमैरिड से ट्वाइस डिवोर्स तक हार्म किया। मुझे लगा चिन्यू शायद एंग्री है या किन्हीं और रीजन से। अनआन ने ग्रेजुअली किंडरगार्टन लाइफ को अडेप्ट कर लिया और अपनी नई मॉम को भी रेयरली मेंशन करता था। ओकेजनली दूसरे बच्चों को उनकी मदर्स द्वारा पिकअप करते देखकर एनवियस आंखें शो करता था। मुझे पता था कि चिन्यू जब नेक्स्ट टाइम स्मॉल टाउन आएगी तो वो मैरिज ऑफिस जाने के लिए होगी, डिवोर्स के लिए। ये स्लो पेस लाइफ टाइम बहुत क्विकली गुजर गया। एक पलक झपकते ही आधा साल गुजर चुका था। अनान थोड़ा टॉलर हो गया था। छोटा सा फेस सॉफ्ट और टेंडर था। एक्सट्रीमली क्यूट। सब कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा था। इकलौती चीज जिसने मुझे अनहैप्पी किया वो माँ बेटे लिन वांचिंग का स्मॉल टाउन आना और स्ट्रीट के पार एक 2 स्टोरी हाउस खरीदना था। फॉर्चुनेटली लिन वांचिंग जानती थी कि मैं उसे डिटेस्ट करता हूँ। कभी एक्टिवली ओवर नहीं आई। कन्वर्सली जुआन की थिंकिंग ग्रेटली बदल गई। समझ गया कि पहले बहुत सी चीजें रॉन्ग की थी। शेमलेसली कोर्टयार्ड में आ जाता। साइलेंटली होमवर्क करने के लिए एक छोटी चेयर ले आता। मैंने उसे रोका नहीं। आफ्टर ऑल वो मेरा बेटा था, इसलिए लड़के को फ्रीली आने जाने दिया। मैं जुआन के चेन से सरप्राइज था। लग रहा था लिन वांचिंग ने इस आधे साल में एजुकेशन पर कंसिडरेबल एफर्ट डाला है। कम से कम लड़का अब पहले जैसा नहीं था। आंखें अपने सिर के ऊपर। साथ ही अब कैजुअली मुझे डिसेबल्ड नैनी नहीं बुलाता था। जुआन ने कई बार मुझे डैड बुलाने का ट्राई किया था। मैंने एग्री नहीं किया। फिर उस लड़के ने दोबारा बुलाने की हिम्मत नहीं की।